Assalamu alaikum, dear students. I hope you will be fine. Walaikum salam, sir. Acha. Today it is our third lecture. We have considered we have covered in fact lot of topics from the first and second lectures. आज का हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म. ठीक है, आज हम ये पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म. मैं आपको इन अ नटशेल पिछले टॉपिक्स दिखा देता हूँ ताकि एक रिकैप हो जाए. हमने लेक्चर 1 में बहुत ही बेसिक सी चीज़ें, डेफिनेशन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हेटेरोएटम्स क्या होते हैं, फिर हाइड्रोकार्बन्स को आइडेंटिफाई करना, फिर वैलेंसी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, फिर करेक्ट इनकरेक्ट वैलेंसी का कॉन्सेप्ट, और मुख्तलिफ तरीके से स्ट्रक्चरल फार्मूला डिज़ाइन करना, और ख़ास इम्फेसिस था लाइन एंगल फार्मूला पे. इसके बाद हमने उस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला और मॉलिक्यूलर मास भी निकालना सीखा था. और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स को हमने स्टडी किया था एक खास कैटेगरी के हिसाब से, वो हमने सीखा. ये हमने प्रैक्टिस भी की थी कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स मॉलिक्यूल में होते हैं, मतलब उसको आप किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे. ठीक है, इसके अलावा हमने ट्रांसफॉर्मेशन सीखी थी कि केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑक्सीडेशन कब होगी या रिडक्शन कब होगी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एंड द हेटेरोएटम्स. ठीक है, फिर हमने कार्बन की सेवरल टाइप्स डिस्कस की थी. एक तरीका कार था कि आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी या क्वाटरनरी या सुपर प्राइमरी के सेंस में इसको डिफाइन करें, वो उसकी प्रैक्टिस भी हमने की थी. फिर हमने इसी तरह अल्फा, बीटा, गैमा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कार्बन को डिस्कस किया था और सारी बातें की थी. मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, लेकिन जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ. ये लेक्चर 2 में सारी बातें मौजूद हैं. फिर प्रैक्टिस भी की थी. फिर हमने sp3, sp2 कार्बन देखे थे क्या होते हैं, उनकी भी प्रैक्टिस की थी. तो अच्छा खासा कंटेंट्स हम कवर कर चुके हैं. अगर आप इसको सीरियसली लें और इसको समझें तो इट्स टू मच from the 2 lectures that I have covered. फिर ऑक्सीडेशन स्टेट का हमने टॉपिक कवर किया था, और ऑक्सीडेशन स्टेट में हमने कार्बन की मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखी थी जब वो मुख्तलिफ एटम से कनेक्ट होता है तो क्या होती हैं. और इसी कॉन्टेक्स्ट में हमने मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन की मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स को आइडेंटिफाई करना सीखा था. और आई बिलीव कि अब आप को कोई भी ऑर्गेनिक का मॉलिक्यूल दिया जाए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, तो आप किसी भी कार्बन की जो स्पेसिफाई किया जाए आपसे मैं पूछूं तो आप बता सकते हैं. अच्छा, अब एग्जाम में भी ऐसी होगा कि मिसाल के तौर पे मैं आपको कोई बहुत बड़ा सा मॉलिक्यूल, कोई मैक्रो मॉलिक्यूल दे दूं, तो वो आप उसको वो आप इसको उसके हर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं. अब लेकिन चूंकि एग्जाम में टाइम बड़ा लिमिटेड होता है, तो ऑब्वियसली कोई अगर मैक्रो मॉलिक्यूल दिया जाएगा तो सारे कार्बन्स की नहीं पूछी जाएंगी. लेकिन क्वेश्चन कुछ इस तरह हो सकता है कि आपको कोई बड़ा सा मैक्रो मॉलिक्यूल दिया जाए और कोई स्पेसिफिक कार्बन जो हाईलाइट करके मैं पूछ लूँ कि इस स्पेसिफिक कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए. ठीक है, तो आप बता देंगे आई बिलीव. बाकी फिर इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, ये हमारा सबसे रिसेंट टॉपिक था जो हमने कवर किया था इधर लास्ट लेक्चर 2 में. इस बेसिस पे आप नाउ यू आर इन अ पोजिशन टू आइडेंटिफाई what the index of hydrogen deficiency is for a particular molecule, whatever will be given to you. आज हम आइसोमेरिज्म पढ़ने जा रहे हैं, but prior to learning this new topic, let us do some practice for the last topic that we just covered in the lecture 2. मैं आपसे ये पूछूंगा और आप मुझे बताइएगा कि ये जो 4 मॉलिक्यूल्स हैं, बाद में और भी हैं, यानी टोटल 8 मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी आईएचडीज बतानी है आपको. ठीक है, तो आईएचडी की डेफिनेशन मैं दिखा देता हूं. वैसे हमें पता है, हमने कल कवर की थी. तो आज हम डायरेक्ट प्रैक्टिस शुरू करते हैं. चलिए, मुझे बताइए इस मॉलिक्यूल की आईएचडी क्या होगी. 0 वेरी गुड. ठीक है, इसकी क्या होगी. 2 sir. ठीक है, वेरी गुड. व्हाट अबाउट दिस मॉलिक्यूल. 4 sir. 4. ओके. 4 को 4 दफा बोलना जरूरी नहीं है, एक दफा बोले मैं समझ जाऊंगा. 4 ही रहेगा. अच्छा, व्हाट अबाउट दिस.
6, 7, 8, 8, sir. 9, 9, 9, sir. 9, 9. 9, Sir, 7 होगा. 9, the answer is 9. 8. जिन्होंने 8 बोला उन्होंने 7 और 9 का एवरेज बोल दिया शायद. एक्चुअल आंसर इज 9. देखें, सबसे पहले ना आप रिंग को काउंट कर लें. 2 रिंग हैं तो 2 आईएचडी रिंग की वजह से हो गई. फिर आप पाई बॉन्ड्स देख लें. ट्रिपल बॉन्ड की 2 होती है तो 3, 4, 5, 6, ठीक है, 7 और 8, ठीक है, और ये 9, इसकी 2 थी, ठीक है. 2 इस एल्काइन की हो गई, 2 नाइट्राइल की हो गई, तो 4 ये हो गई और 2 इसकी हो गई 6 और 3 डबल बॉन्ड की हो गई, तो 9 आईएचडी हो गई, ठीक है. और प्रैक्टिस करते हैं. ये कुछ नई एग्जाम्पल्स है. बताइए. 7, 7. Very good. What about this molecule? Oh, I have just revealed the answer. 13, Yeah. 13. Yes, sir. ठीक है, it's 13. But make sure you convince yourself how the 13 has come for this particular molecule. Yes, sir. Any ambiguity? No, sir. No. Okay. No, sir. No, sir. Now what about this? 8, 8. sir. 8. 8. Okay, good. Now the very last molecule. मुझे बताइए इसकी क्या आईएचडी होगी. इसमें अनसैचुरेशन की डिग्री कितनी है? 19. 19. 19. 19, sir. ओके, वेरी इंप्रेसिव. तो दैट्स गुड कि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई है, और बस यही प्रैक्टिस मुझे चाहिए थी आप लोगों की. क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है 19 आईएचडी में? समझ नहीं आ रही हो? No, sir. सर ये जिस कंपाउंड की आई बता दे 19 कैसे है। अच्छा, मैं बताता हूँ. ठीक है, आप लोग प्लीज कीप क्वाइट. मैं बताता हूँ कि 19 कैसे आई है. देखें, सबसे पहले आप रिंग काउंट कर लें. साइकिल या रिंग 1, 2, 3, ठीक है, ये खत्म हो गई बात. फिर हर ट्रिपल बॉन्ड पे आप 2 एचडी काउंट करेंगे और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड पे 1 करेंगे. तो 3 तो रिंग की हो चुकी थी, 2 इसकी हो गई, 5, 2 इसकी हो गई, 7, 2 इसकी हो गई, 9 और 2 इसकी हो गई, 11, ठीक है, और 2 इसकी हो गई बीच वाले की, 13, ठीक है. अब 6 डबल बॉन्ड है तो 13 और 6 ऐड कर लें तो 19 हो गई. 13 + 6, ठीक है. आप एक काम और कर सकते हैं, अगर अभी भी आपको थोड़ी प्रॉब्लम है. ये तो फिलहाल हम इलेक्ट्रॉनिकली पढ़ रहे हैं, लेकिन जब अगर पेपर पे आपके सामने मॉलिक्यूल प्रिंटेड हो तो आप पेन से या पेंसिल से लिखते रहे एचडी. जैसे यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है ना, आप यहाँ पे 2 लिख दें. ये रिंग है, यहाँ 1 लिख दें. ये बेंजीन है, इसको डायरेक्ट 4 लिख दें तो ज्यादा अच्छा है. लेकिन नहीं, मुश्किल लग रहा है तो ठीक है भाई, फिर आप एक डबल बॉन्ड को यहाँ 1 लिखें, फिर यहाँ 1 लिखें, फिर यहाँ 1 लिखें, फिर रिंग की वजह से एक और 1 लिखें. तो इससे बेहतर है कि आप इसको 4 लिख दें, इसको 4 लिख दें. तो इस तरह आप सारे इंडिविजुअल आईएचडीज लिख लें और फिर उसको एडअप कर लें, ठीक है. तो ये हो जाएगा इंशाल्लाह ताला. अच्छा, ये प्रैक्टिस तो हम करेंगे जब हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे. तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक, आइसोमेरिज्म. हाँ भाई, आइसोमेरिज्म क्या होती है? Sir, 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 isomerism is the phenomena by which organic compounds have same molecular formula but a different structure formulae. अच्छा, बहुत शुक्रिया. बहुत अच्छी डिक्टेशन की आपने. जरूरी नहीं है. तो आप मुझे कोई वॉल्यूशन बताएं या कोई ऐसी बात इस डेफिनेशन से हटकर. सर जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है, उसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होता है, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, लाइक द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज डिफरेंट. तो वो भी होती है आइसोमेरिज्म. वो भी आइसोमेरिज्म होती है. तो स्ट्रक्चरल Yes, sir. फार्मूला जो है वही. Excuse me, sir. जी बोलिए. Sir, I want to add something to it, to the definition. यस Sir, प्लीज. the phenomena of molecules, isomerism is the phenomena of molecules having same molecular formula but different structural formula and or geometrical formula. अच्छा ठीक है. देखिए, जो आपने बात की ओरिएंटेशन की और ज्योमेट्री की, वो
अगर सिर्फ वो डिफर करती है तो ठीक है, एक और इसकी स्पेशल टाइप होती है जिसको हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक वो नहीं है, अभी मैं सिर्फ आपको ये जो 7 टाइप्स लिखी हुई है मैं इसी तक रिस्ट्रिक्ट रहूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इन अ ब्रॉडर सेंस आइसोमर्स जो होते हैं वो 2 होते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स और एक स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म जिसको स्केलेटल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, उनमें ये 7 टाइप्स होती है जो नजर आ रही हैं। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म फिर वो अलग होती है, उसमें फिर ऑप्टिकली एक्टिव भी होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी होते हैं, वो एक अलग टॉपिक है, वो हम बाद में कभी किसी और लेक्चर में कवर करेंगे। स्टीरियो केमिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे वो थोड़ी सी एडवांस्ड है, तो फिलहाल उसको होल्ड पे रखें और अभी हम ये 7 टाइप्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो पहली टाइप है चेन आइसोमेरिज्म। देखिए मुझे आपसे कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन आपको जाहिर सी बात है किताबों में हर किताब में मिल जाएगी और इंटरनेट पे मिल जाएगी। आप सिर्फ अपने आप को कन्विंस करें कि ये 2 मॉलिक्यूल चेन आइसोमर्स हैं या नहीं है, पहली बात। दूसरी, अगर है तो जस्टिफाई करें कि क्यों है। बस ये 2 मसले हम हल करने, फिर हम अगला टॉपिक पाएंगे। तो चेन आइसोमेरिज्म का मतलब है कि जो चेन है कार्बन की, उसकी जो लेंथ है, उसकी जो लंबाई है, उस पे वेरिएशन हो। मतलब एक बड़ी चेन हो, एक छोटी चेन हो। 2 मॉलिक्यूल हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन एक की चेन बड़ी है और एक की चेन छोटी है, वो कहलाएंगे चेन आइसोमेरिज्म। अच्छा, अगर चेन छोटी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कार्बन कम होगा। चेन छोटी का मतलब है जो फिर जितनी चीजें आपने उस बड़ी चेन में से काटी हैं वो फिर आपको कहीं ना कहीं अटैच भी करनी होंगी, यानी वो फिर वो ब्रांचिंग का पार्ट हो जाती है, ठीक है। उस कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रहा हूं, जैसे ये आप दूसरा मॉलिक्यूल देखिए, ये 9 कार्बन लीनियर हैं, 9 कार्बन लगातार दिखाएं एक स्ट्रेट चेन के अंदर, जिसको हम नॉनिन पढ़ेंगे। अब क्या किया मैंने, 2 कार्बन ऑब्वियसली इनके साथ जो भी इनके रेलिवेंट हाइड्रोजन होंगे, चले यूं कह लें कि ये कोने वाला CH3 और ये कोने वाला CH3, यानी 2 मिथाइल्स, इनको मैंने कट किया और कहीं बीच में पेस्ट कर दिया, जैसे यहां कर दिया और एक यहां कर दिया। तो ओवरऑल तो 9 ही कार्बन रहे, लेकिन चेन जो है ये छोटी हो गई, लेफ्ट वाली, और राइट वाली चेन बड़ी की बड़ी है। तो चेन आइसोमेरिज्म का मतलब है जो कार्बन की चेन है उसमें वेरिएशन हो, 2 ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन चेन ऑफ द मॉलिक्यूल डिफरेंट है, उनको हम चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। तो ये तो सबसे बेसिक, सबसे सिंपलेस्ट टाइप थी। दूसरी होती है पोजिशनल आइसोमेरिज्म। इसमें सिर्फ पोजीशन जो है ना वो डिफर करती है। किसकी पोजीशन? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन। मिसाल के तौर पे हाइड्रोक्सी एक फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्कोहल है, ये वाला मॉलिक्यूल, और ये भी अल्कोहल है, लेकिन ये जो हाइड्रोक्सी है ये हमने 2 पोजीशन पे शो किया है, यानी अगर मैं इस टर्मिनल से काउंट करता हूं, फिर मैंने इसको पिक करके मैं इसको थोड़ा सा मैंने इसको आगे मूव कर दिया, तो ये पोजीशन चेंज हो गई, ठीक है। तो ये कहलाएंगे पोजिशनल आइसोमेरिज्म। बाकी कार्बन की चेन सेम रहेगी, ठीक है। इसी तरह दूसरा जो पेयर है इसमें भी 4 कार्बन की चेन है, लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है। एक 1 और 2 के दरमियान डबल बॉन्ड है, फिर दूसरा 2 और 3 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो इनको हम कहते हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल हो सकता है आपका, शायद आप सोच रहे हो कि सर अगर हम इसी वक्त, जैसे पहला पेयर है, यहीं पे हम एक मिथाइल को भी काट के यहाँ चिपका दें, यानी दूसरे केस में, तो हाथ के हाथ चेन आइसोमर भी बन जाएगा, क्योंकि चेन भी बहरहाल छोटी बड़ी हो जाएगी और जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो भी आगे पीछे मूव कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कहेंगे, यानी हम उसको चेन आइसोमर कहेंगे या पोजिशन आइसोमर कहेंगे? ये क्वेश्चन आपका हो सकता है। अच्छा, ये मैं इसका जवाब दूं, एक्चुअल जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं जो 7 टाइप्स हैं, तो हम दूसरे केस को कंसिडर ही नहीं करते, यानी हम सिर्फ सारा फोकस फिर उसी पे करते हैं। जब हमने चेन आइसोमर पढ़ा तो हमने सिर्फ चेन ही के बारे में पढ़ा, अब हम पोजीशन आइसोमर पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ पोजीशन के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं और चेन को एक फिक्स रख रहे हैं। लेकिन अगर चेन भी डिफर करती है तो आप इसको पोजीशन आइसोमर भी कह सकते हैं, क्योंकि पोजीशन भी डिफर कर रही है, और चेन आइसोमर भी कह सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी आप इस केस में पोजीशन आइसोमर्स को देंगे, ठीक है। अगला तीसरी टाइप आइसोमर्स की, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। भाई इसमें तो सिरे से फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है। मतलब पहला जो पेयर है, ये आपका जो फंक्शनल ग्रुप है ये ईस्टर है, और दूसरा फंक्शनल ग्रुप जो है वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है,
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप देख लें C6H12O2 है दोनों कंडीशंस में, लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है. तो दिस इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म एंड द पेयर इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स. दूसरा जो पेयर होता है ना, वो इसमें ये हुआ है कि ये डाइईन है, यानी 2 डबल बॉन्ड्स हैं, ये एक अलग फंक्शनल ग्रुप है, और ये एल्काइन है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तो ये भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं. यहां मैं आपको एक बात बताऊं, आप इसको एल्कीन मत कहिएगा, हालांकि आपको एल्कीन लग रहा होगा. देखिए एल्कीन जो होता है ना, वो मॉलिक्यूल होता है जब कोई एक ही डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो. मॉलिक्यूल में अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो और कॉन्जुगेटेड हो, जैसे ये कॉन्जुगेटेड है, कॉन्जुगेट का मतलब होता है ऑल्टरनेट, सिंगल डबल सिंगल, तो फिर उसको हम एल्कीन नहीं कहते, हम उसको डाइईन ही कहते हैं. यानी डाइईन एक अलग फंक्शनल ग्रुप है, ऑल्दो कि वो एल्कीन से ही लिंक्ड है, क्योंकि एल्कीन में एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, लेकिन हम उसको अलग से फंक्शनल ग्रुप कहेंगे, डाइईन कहेंगे. फिर एक अलग बहस है, मैं बाद में बताऊंगा कि डाइईन की भी 3 टाइप्स होती हैं. एक कहलाता है क्यूमुलेटेड, एक कहलाता है कॉन्जुगेटेड, और एक कहलाता है आइसोलेटेड डाइईन. ठीक है, वो जब हम एल्कीन केमिस्ट्री पढ़ेंगे जब हम डिस्कस करेंगे. बहरहाल ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है. और यहां मैं एक बात और ऐड करूं, ये जो दोनों आइसोमर्स हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा डिफरेंट है, इंटायरली डिफरेंट है. मतलब एस्टर आपको पता है एक अलग फंक्शनल ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक अलग होता है, तो इसीलिए ये कार्बोक्सिलिक जो रिएक्टिविटी होती है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के हवाले से पूरी करेगा, ये ईस्टर जो है ये इसकी अपनी रिएक्टिविटी होती है. तो दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, बिल्कुल केमिस्ट्री डिफरेंट है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी ऑब्वियसली डिफरेंट होगी. जबकि शुरू के जो 2 आइसोमर्स पढ़े और आगे भी पढ़ेंगे, चेन आइसोमर और पोजिशन आइसोमर, इनमें एटलीस्ट फंक्शनल ग्रुप सेम था. यानी अगर ये अल्कोहल थी तो दूसरा भी अल्कोहल ही था, दूसरा उसका जो पेयर था. तो इस वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज भी तकरीबन सेम होती हैं, और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी काफी हद तक सेम होती है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में इंटायरली डिफरेंट होती है. मतलब आपसे ये पूछा जाए, मैं ये आपको दिखा भी दूं 7 टाइप्स, कि कौन सा आइसोमर ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा आपस में डिफर करते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द केमिकल रिएक्टिविटी एंड द फिजिकल प्रॉपर्टी. तो उसका आंसर होगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, क्योंकि इसमें तो सिरे से आपने एक फैमिली ही बदल दी. ठीक है. चौथी टाइप मेटामेरिज्म, सबसे रेयर है रिलेटिवली. जो 7 टाइप्स हैं इनमें सबसे आपको लीस्ट ये नजर आएगी. ये इसमें ये होता है, आप पहले देखें, मैं आपको बताता हूं. लेट सपोज ये मॉलिक्यूल है C6H14O, ये भी C6H14O है, तो यानी आइसोमर्स तो हुए. अब ये मेटामर इसलिए कह रहे हैं कि मेटामर कहते हैं वो आइसोमर्स जो किसी हेटेरो एटम के अराउंड जो एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए होते हैं. जैसे ये ऑक्सीजन हेटेरो एटम है, यहाँ पे इस तरफ लेफ्ट हैंड पे 2 कार्बन वाला एल्काइल लगा हुआ है जिसको हम इथाइल कहेंगे, और यहाँ पे 4 कार्बन वाला एल्काइल लगा जिसको हम नॉर्मल ब्यूटाइल कहते हैं, ब्यूटाइल कहेंगे. तो ये इथाइल और ब्यूटाइल है, लेकिन यहाँ में क्या करा, अगले पेयर में मैंने यहाँ से CH3 काट के यहाँ चिपका दिया है. तो ऐसा करने से क्या हुआ है, इसके जो दोनों एल्काइल्स हैं वो डिफरेंट हो गए, यानी ये इथाइल ब्यूटाइल है और ये प्रोपाइल और प्रोपाइल हो गया. हालांकि ओवरऑल सम सेम रहा, यानी इथाइल प्लस ब्यूटाइल जो है, इथाइल में 2 कार्बन होते हैं, ब्यूटाइल में 4 कार्बन होते हैं, तो टोटल 6 कार्बन ही रहे, और यहाँ पे 3 + 3 करें तब भी 6 ही रहे, लेकिन एल्काइल ग्रुप चेंज हो गया. तो अगर हेटेरो एटम के अराउंड एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो जाएं तो उसको मेटामेरिज्म कहेंगे, उस प्रोसेस फिनोमिनन को मेटामेरिज्म कहेंगे, और उन 2 मॉलिक्यूल्स को मेटामर्स कहेंगे आपस में. ठीक है. तो हेटेरो एटम मैं आपको पहले बता चुका हूं, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ये ज्यादा कॉमन है क्योंकि ऑक्सीजन ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये ईथर है, आपको पता है. तो ईथर में ये मेटामेरिज्म पाई जाती है, और नाइट्रोजन के अगर अराउंड एल्काइल ग्रुप्स आगे पीछे होते हैं तो आपको पता है नाइट्रोजन और अल्काइल होता है तो उसको अमीन कहते हैं. तो अमीन्स और ईथर्स में इस किस्म की आइसोमेरिज्म मौजूद होती है. अच्छा, सिर्फ मेटामेरिज्म इस तक रिस्ट्रिक्ट नहीं है कि हेटेरो एटम के अराउंड एल्काइल ग्रुप्स की पोजीशन डिफर करे, अगर फंक्शनल ग्रुप के अराउंड भी करे तब भी वो मेटामेरिज्म ही कहलाएगी. यानी ये C+O जिसको हम कार्बोनाइल फंक्शनैलिटी कहते हैं, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप, इसके एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ प्रोपाइल है. ठीक है ना, कार्बोनाइल के एक तरफ मिथाइल, एक तरफ प्रोपाइल, लेकिन इधर क्या किया, दोनों तरफ इथाइल इथाइल कर दिया, यानी ये CH3 मैंने कट करके यहाँ पेस्ट कर दिया. तो अगर फंक्शनल ग्रुप के अराउंड एल्काइल ग्रुप्स वेरी हो तब भी वो मेटामर्स कहलाएंगे आपस में. तो यानी हेटेरो एटम के अराउंड भी और फंक्शनल ग्रुप के अराउंड, ये याद रखिएगा ये बात.
ये दूसरी वाली बात याद रखना मुश्किल होती है, अमूमन स्टूडेंट पहली बात याद रखते हैं, दूसरी नहीं रखते, तो इसी वजह से वो इसको मेटामर मानने से ना थोड़ा सा उनको रिलेक्टेंट होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि सर ये तो पोजिशनल आइसोमर लग रहा है, क्योंकि आप बोल रहे होंगे सर ये देखें कीटोन पोजीशन, ये मतलब कार्बोनाइल है, ये कीटोन है, ये कार्बोनाइल सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, यहाँ देखें तो थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, तो ये तो पोजिशनल आइसोमर हो गया आपस में। नहीं, पोजिशनल आइसोमर उस वक्त होते हैं कि अगर इन कार्बन चेन के ऊपर कोई ग्रुप लगा होता, जैसे कि हाइड्रोक्सी या अमीनो या नाइट्रो या कोई हेलो ग्रुप लगा होता या मरकैप्टो व्हाटएवर, तो उनकी पोजीशन वेरी होती, तो आप उनको मेटामेरिज्म फंक्शनल पोजिशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप की रिस्पेक्ट से हम देख रहे हैं तो इसको हम मेटामेरिज्म कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अनदर टाइप टॉटोमेरिज्म, ये बहुत मौजूद होती है कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर। पहले आप मॉलिक्यूल देखें, मैं आपको समझाता हूं। ये मॉलिक्यूल है पहला लेफ्ट पे, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H10O। दूसरा मॉलिक्यूल इसका भी यही है। अगर आप दोनों को गौर से देखें तो आपको जो डिफरेंस है ना वो यहां नजर आ रहा होगा, यानी ये कार्बोनाइल है C डबल बॉन्ड O, और जबकि यहाँ पे C डबल बॉन्ड C यानी एल्कीन कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे आप, और ये एल्कोहल भी सोच रहे होंगे, ठीक है। तो ये इस हिसाब से ना आपको ये मोस्ट प्रोबेबली फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स मालूम हो रहा होगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में ही हमने ये बात पढ़ी थी ना कि फंक्शनल ग्रुप डिफर कर जाए। तो आप बोल सकते हैं, आर्ग्यू कर सकते हैं, सर ये कीटोन है, ये एल्कीन है और ये एल्कोहल है, तो इस हिसाब से फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। लेकिन रुकें, ये एल्कीन और ये एल्कोहल हम इसको नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर कार्बन डबल बॉन्डेड हो और उसी के साथ OH भी लगा हो तो वो एक अलग फंक्शनल ग्रुप होता है जिसका नाम होता है इनोल, ENOL, ठीक है। ये हाइब्रिड फंक्शनल ग्रुप है। हाइब्रिड से मतलब है ये दो फंक्शनल ग्रुप से मिलकर बना है, तो इसको आप इंडिविजुअली एल्कीन भी नहीं कंसिडर करेंगे और इंडिविजुअली एल्कोहल भी कंसिडर नहीं करेंगे। इसमें दोनों का कैरेक्टर मौजूद होगा, और मजे की बात, दोनों जो रिस्पेक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स हैं एल्कोहल और एल्कीन, दोनों से ज्यादा रिएक्टिव होगा ये, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया इनोल। अच्छा, आप फिर भी कह सकते हैं सर चले मान लेते हैं आपकी बात कि ये एल्कीन और एल्कोहल नहीं कहेंगे, हम इनको इनोल कह लेते हैं, फिर भी फंक्शनल ग्रुप तो हो गया ना, एक कीटोन है और एक इनोल है, तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो गए। तो इसका जवाब मैं दूं कि बेसिकली होता ये है कि ये स्पेशल टाइप है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर की, जो हर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में एग्जिस्ट नहीं करती, कुछ सिलेक्टेड इसका पैटर्न है। वो ये कि देखिएगा गौर से, वो आइसोमर्स जो डिफर करें सिर्फ दो वजह से। क्या वजह? एक तो पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाए, मतलब यहां पे C डबल बॉन्ड O यानी पाई बॉन्ड यहां पर है, C और O के दरमियान है, दूसरे पेयर में C और C के दरमियान है, यानी पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाए और एक हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज हो जाए। क्या मतलब? इस अल्फा कार्बन, अब आपको पता है अल्फा क्या होता है क्योंकि हम ये बात सेकंड लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अल्फा कार्बन पे दो हाइड्रोजन मौजूद है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन मौजूद है। अब तो एक हाइड्रोजन कहाँ गया? वही हाइड्रोजन मूव करके इस O के साथ अटैच हो गया, तो एक पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज हुई है और एक हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज हुई है। ऐसे आइसोमर्स को हम टॉटोमर्स कहते हैं। और इसकी एक आसानी और है इसको ट्रेस करने की, कि ऐसा नहीं है कि पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज हुई तो आप बोले सर ये उठा के कहीं दूर दराज यहाँ लगा देते हैं और हाइड्रोजन उठा के उधर से मूव करके यहाँ लगा देते हैं, तब भी टॉटोमर कहलाएगा। ऐसा नहीं है। बेसिकली होता ये है कि ये अल्फा कार्बन है कार्बोनाइल के साथ जो पहली कार्बन है, और उस पर जो हाइड्रोजन होगा उसको हम अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। तो अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं, ठीक है। तो जब कोई भी बेस आती है तो उसको रिमूव करती है, तो यहाँ एनाइन बनता है, कार्बोनाइन। ये हम कार्बोनाइल की रिएक्टिविटी जब पढ़ेंगे तो बताऊंगा। तो वो फिर एनाइन यहाँ कोलैप्स करता है C और C के दरमियान, तो पाई बॉन्ड जनरेट होता है, जिसके नतीजे में C और O के दरमियान वाला पाई बॉन्ड टूट जाता है और O पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जो अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन निकला होता है वो उस O के साथ अटैच हो जाता है। तो ये एक छोटा सा एक केमिकल रिएक्शन होता है बेस की मौजूदगी में। तो हम दूसरा इसका आइसोमर हासिल करते हैं जिसको हम इसका करस्पॉन्डिंग टॉटोमर कहेंगे। जी पूछिए स्टूडेंट प्लीज। एनी क्यूरी? सर हम इसे सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी सर, तो हम इसे फर्स्ट ग्लांस में ये कह सकते हैं कि ये हमारा पोजीशनल फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है? सॉरी, मैं यही बताना चाह रहा हूं कि ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर की ही एक स्पेशल क्लास है, ठीक है। मतलब फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बिल्कुल है इस सेंस में कि ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, ये इनोल फंक्शनल ग्रुप है।
तो इस हिसाब से आप एज पर दैट डेफिनेशन आप इसको फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कह सकते हैं, लेकिन नहीं कहिएगा, क्योंकि टॉटोमेरिज्म का ये होती ही स्पेशली है एक ऐसे केस पे जब एक पाई बॉन्ड की पोजीशन और हाइड्रोजन की पोजीशन आपस में इंटरचेंज कर जाए, ठीक है, और वही कार्बन जिसपे पहले पाई बॉन्ड था उसी पे रहता है, सिर्फ दूसरे में इसका जो दूसरा एडजेसेंट पार्टनर है वहां चला जाता है। मतलब ये वाली कार्बन, कार्बोनाइल कार्बन, इस पे डबल बॉन्ड था, अब ये यहां आ गया, ये यहां मूव कर गया, तो एज अ रिजल्ट ये H यहां मूव कर गया, ठीक है। अब दूसरा पेयर देखिए, पहले ये वाला, ये जो दिया हुआ है इसको गौर से देखिएगा, ये अमाइड है, ठीक है ना, कार्बोनाइल और NH इसके साथ ही लगा हुआ है। यहां पे ये इमिनॉल कहलाता है, इसका नाम वैसे इमिनॉल होता है, IMINOL, इमिनॉल। बहरहाल आपको नाम से इतना फिलहाल इतना इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, ये अमाइड है, ये इमिनॉल है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर आपको लग रहे होंगे क्योंकि अमाइड अलग फंक्शनैलिटी है, इमिनॉल एक अलग फंक्शनैलिटी है, लेकिन हुआ क्या है, C डबल बॉन्ड O का जो पाई बॉन्ड है वो यहां मूव किया, एज अ रिजल्ट ये जो NH का H है ये यहां मूव किया, तो ये टॉटोमर आपस में बने, टॉटोमेरिक रिलेशनशिप डेवलप हुई है, तो आप इसको टॉटोमर ही कहेंगे। तो आपको टॉटोमर ट्रेस करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आप देखिएगा कि कहीं पे OH लाजमी आ रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, OH या NH भी आ सकता है अगर ये यहाँ पे N होता और साथ में कोई और एल्काइल भी होता, ठीक है। तो OH आपको नजर आता है किसी डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर, यानी sp2 कार्बन के ऊपर, तो आपका एक जो जहन है ना वो जा सकता है टॉटोमेरिज्म की तरफ कि यार ये कोई टॉटोमेरिक रिलेशनशिप रखता है किसी के साथ। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी देर बाद, तो आपको मैं आपको दोबारा एग्जांपल दिखाऊंगा ये वाली, ठीक है। अब और भी टाइप्स हैं, रिंग आइसोमेरिज्म, द नेम सजेस्ट। रिंग आइसोमर्स में दो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और दोनों रिंग ही होते हैं, लेकिन रिंग का साइज कम ज्यादा हो जाता है, छोटा बड़ा साइज हो जाता है। जैसे चेन आइसोमेरिज्म आपने पढ़ी थी, उधर क्या हुआ था, कार्बन की चेन कम ज्यादा थी, यहाँ पे रिंग बड़ा छोटा है, दैट्स इट। लेकिन ऑब्वियस बात है कि जिस तरह चेन आइसोमेरिज्म में, चेन आइसोमर्स में जब कार्बन की चेन शॉर्टन हुई थी तो उसके साथ अटैच ग्रुप लगे हुए थे, इसी तरह जब लार्जर रिंग से आप छोटे रिंग की तरफ जा रहे हैं तो जो जितने डिफरेंस आ रहा है कार्बन्स का उसको भी कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट तो करना पड़ेगा, जब भी तो आइसोमर्स कहलाएंगे। मतलब ये साइक्लोहेक्सेन है, 6 कार्बन वाला एल्केन, साइक्लोएल्केन, C6H12, ये साइक्लोपेंटेन है, तो अब 6 कार्बन, ये 5 कार्बन, तो वेयर शुड द 1 कार्बन गो अलोंग विद द रेलेवेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, तो इट मस्ट बी अटैच्ड टू एनी ऑफ द 5 पोजीशन, ऑल आर सेम, तो ये कहलाता है मिथाइल साइक्लोपेंटेन। तो ये आपस में रिंग आइसोमेरिक रिलेशनशिप रखते हैं, ठीक है। अगर मैं साइक्लोहेक्सेन और ये साइक्लोपेंटेन दिखाऊं, यानी ये मिथाइल मिटा दूं और पूछूं ये आपस में क्या है, तो तब रिंग आइसोमर नहीं होंगे, ध्यान में रखिएगा। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ ये देखेंगे सर आपने कहा था कि एक रिंग छोटा हो एक रिंग बड़ा हो तो वो रिंग आइसोमर कहलाएंगे। इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को मत भूल जाइएगा, वो भी सेम होना चाहिए, वो तो सबसे पहली शर्त है, ठीक है। अच्छा, दूसरा भी ऐसी है, यहां मैंने और 2 लेवल नीचे चला गया, यानी ये 7 कार्बन वाला साइक्लोएल्केन है जिसको साइक्लोहेप्टेन कहते हैं। अब यहां से साइक्लोहेप्टेन से मैं डायरेक्ट साइक्लोपेंटेन पे मैंने जंप करी है, तो 2 कार्बन कम पे आया हूं, तो फिर वो 2 कार्बन को कहीं ना कहीं फिट करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि इस तरह 2 मिथाइल 1,3 पोजीशन पे हो, 1,2 पे भी हो सकते हैं, और ये भी जरूरी नहीं है आप 1,1 पे भी कर सकते हैं। इवन आप 2 मिथाइल दिखाए ना, आप एक इथाइल दिखा दें, यानी ये CH3 यहीं पे लगा दें, तब भी वो रिंग आइसोमर कहलाएगा, ठीक है। तो अभी मैं हम प्रैक्टिस करेंगे ना, तो सबसे पहली चीज तो देखिएगा कि 2 मॉलिक्यूल्स में जब आपसे पूछा जाएगा कि इनमें रिलेशनशिप क्या है, तो आप पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लीजिएगा कि वो सेम है भी या नहीं है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है तो बात ही खत्म, वो तो फिर नॉन आइसोमर्स हो गए आपस में, ठीक है। अच्छा, आखिरी टाइप, 7th एंड लास्ट टाइप, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इसमें 2 मॉलिक्यूल्स जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, लेकिन एक मेंबर रिंग फॉर्म में हो और एक मेंबर चेन फॉर्म में हो, यानी रिंग की क्लीवेज हो जाए, रिंग की ओपनिंग हो जाए, रिंग खुल जाए, तो वो रिंग चेन आइसोमर्स कहलाते हैं। अच्छा, यहां पहली एग्जांपल है साइक्लोहेक्सेन है, तो 6 कार्बन है ना, तो जब रिंग ओपन होगा जब भी 6 कार्बन ही रहेंगे। मतलब आप यूं समझे आपने सीजर्स ली, कैंची ली, यहां से मॉलिक्यूल काट दिया तो ये 6 कार्बन आ गए। अच्छा, अब डबल बॉन्ड लगाना जरूरी है, अगर मैं डबल बॉन्ड नहीं लगाऊंगा तो ये और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएंगे, यानी ये C6H12 है साइक्लोहेक्सेन और ये C6H14 हो जाएगा अगर मैं इसको सैचुरेट कर दूंगा, तो ये डिफरेंट कंपाउंड होंगे। अच्छा, अब डबल बॉन्ड, यहाँ पे 2 सवाल हैं। पहली बात तो ये कि डबल बॉन्ड अगर नहीं लगाए तो फिर ये डिफरेंट मॉलिक्यूल क्यों हो जाएगा,
इसलिए हो जाएगा कि आप वैसी आईएचडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लें कि इस मॉलिक्यूल की आईएचडी कितनी है, 1 है, ठीक है, और इसकी भी यानी 1 होनी चाहिए। तो ऑब्वियस बात है आइसोमर्स में जो पेयर होता है उनकी आईएचडीज मेंटेन होनी चाहिए, जब भी तो वो सेम कंपाउंड होने के चांसेस है। अगर आईएचडी डिफरेंट हो फिर तो कंपाउंड सेम हो ही नहीं सकता। हाँ, यहाँ पे आप एक क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, सर क्या जरूरी है डबल बॉन्ड कोने पर हो, टर्मिनल पोजीशन पे हो? तो बिल्कुल भी नहीं, कहीं पे भी लगा दें आप। इस डबल बॉन्ड को उठा के यहाँ पे लगा दें, इस डबल बॉन्ड को कहीं पे भी लगा दें, तो ये इसका कोई मसला नहीं है, लेकिन ये रिंग चेन आइसोमर ही कहलाएंगे। एक और क्वेश्चन आपको हो सकता है, आप हाथ के हाथ, ये जैसे मिथाइल है, मैं उसको यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट कर दूं, यानी मिथाइल की ब्रांच कर दूं, तब भी ये रिंग चेन आइसोमर ही कहलाएगा। हालांकि जरूरी नहीं है कि 6 कार्बन, जितने कार्बन रिंग में है वो सारे एक लीनियर फैशन में हो, आप इसको इसकी फर्दर ब्रांचिंग भी शो कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल तो बहरहाल वो चेन तो कहलाएगी ना, छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन चेन तो होगी, तो हम उसको रिंग चेन आइसोमर्स ही कहेंगे। दूसरा पेयर भी चेक कर लें, ये साइक्लोपेंटीन है, यानी साइक्लोपेंटेन और फिर डबल बॉन्ड की वजह से पेंटीन, और इसको जब ओपन किया 5 कार्बन को तो मुझे 2 डबल बॉन्ड दिखाना पड़ गया। क्यों? क्योंकि मुझे 2 आईएचडी को मेंटेन रखना है। ये 2 आईएचडी है, 1 बिकॉज ऑफ रिंग एंड 1 बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड, और ये 2 डबल बॉन्ड हो जाएंगे तो 2 आईएचडी हो जाएगी, ठीक है। तो आईएचडी 2 तो इसलिए मुझे डाइन दिखाना पड़ गया। फिर यहाँ पे भी वही बात है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे भी हो सकता है, डबल बॉन्ड ये यहाँ पे भी हो सकता है, और जरूरी नहीं है कि 2 डबल बॉन्ड ही दिखाएं, आप एक ट्रिपल बॉन्ड दिखा दें 2 डबल बॉन्ड हटाकर, ठीक है, तब भी वो रिंग चेन आइसोमर्स ही कहलाएंगे आपस में, ठीक है भाई। एक्सक्यूज मी सर। जी एक्सक्यूज्ड। सर सारे आइसोमर्स के लिए जरूरी है कि आईयूडी जो है वो सेम हो? बिल्कुल जरूरी है, आईएचडी सेम हो, और सिर्फ आईएचडी सेम ना हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम हो, ठीक है। मैं आपको मिसाल देता हूं, अब सुने मेरी बात। एक कंपाउंड है 2 क्लोरोपेंटेन, ठीक है ना, 5 कार्बन की चेन है और 2 पोजीशन पे क्लोरीन लगाया हुआ है, और एक मॉलिक्यूल है 2 ब्रोमोपेंटेन, वो भी 5 कार्बन की चेन है, उधर ब्रोमीन लगाया हुआ है। अब दोनों की आईएचडी सेम है, 0 है, लेकिन दोनों आइसोमर थोड़ी कहलाएंगे क्योंकि कंपाउंड डिफरेंट है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। अच्छा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा तो अंडरस्टूड बात है कि आईएचडी ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगी, ठीक है। ये तो मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप मिस्टेक कोई करते हैं ना तो आप वैसे ही पिक कर लेंगे। मिसाल के तौर पे ये मॉलिक्यूल है और आपने इसको ओपन किया, आप गलती से ये डबल बॉन्ड लगाना भूल गए, मतलब आपने एक तो लगा दिया, एक नहीं लगाया, और आपने बस नंबर ऑफ कार्बन गिने और आप खुश हो गए, वही 5 कार्बन ये रहे, 5 कार्बन ये रहे, चले भैया आइसोमर हो गए, और आपको ओपन चेन भी नजर आ रहा होगा, आप बोलेंगे कि ये देखो ये रिंग है, ये ओपन चेन है। तो यहाँ पे इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप आईएचडी काउंट कर लीजिएगा, तो वो मेंटेन करना जरूरी है, यानी नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ आईएचडी देख लें, बाकी चीजें अंडरस्टूड है, ठीक है। Excuse me, sir. I have a question. यस प्लीज आस्क। सर पहली एग्जांपल में जो रिंग चेन आइसोमर्स है उसमें सर जो साइक्लोहेक्सेन है और हेक्सीन है सर, उसमें डबल सिंगल और डबल बॉन्ड है, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स नहीं हो सकते ये? ओके, आई हैव गॉट योर क्वेश्चन। यही क्वेश्चन मैं आपका सेकंड पेयर पे भी वैलिड कर सकता हूं, यानी यहाँ पे देखें, क्योंकि यहाँ ज्यादा अच्छा समझ में आएगा कि ये एल्कीन है, साइक्लोपेंटीन है, तो यानी एल्कीन फंक्शनैलिटी है, और ये डाइईन फंक्शनैलिटी है, तो ये 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हो गए, आप यही शायद कहना चाहिए ना। तो ये इनको हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स क्यों नहीं कह सकते? बिल्कुल ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं, लेकिन फिर वही बात जो मैंने आपको टोटोमेरिज्म में बताई थी कि वो भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर थे, लेकिन वहां पे जब स्पेशल केस मौजूद था, एक पाई बॉन्ड की और एक हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज होने की वजह से जो नई किस्म की आइसोमेरिज्म जनरेट हो रही थी, तो यहाँ पर भी यही बात है, जब आपके पास एक मेंबर रिंग में हो, यानी रिंग हो इटसेल्फ, और एक मेंबर उसका ओपन चेन एनालॉग हो, तो वी प्रीफर टू कॉल इट रिंग चेन आइसोमेरिज्म रादर देन कॉलिंग द फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक है। हमारी प्रेफरेंस होगी हम इसको रिंग चेन कहें, क्योंकि जब एक इतना अच्छा एक अलग से क्लासिफिकेशन हमारे मौजूद है तो हम इसको क्यों कहें, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म ये बिल्कुल है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म ऐसी जगह भी हो सकती है जहां पर रिंग चेन आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ज्यादा अच्छा नहीं कि आप ब्रॉडर सेंस में बात करें ताकि वो सब पे एप्लीकेबल हो। और कोई क्वेश्चन? ओके सर, थैंक यू। वेलकम। ये एक शॉर्ट एग्जांपल है जी, पूछिए सर। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में भी ये जरूरी है कि आईएचडी सेम हो? बिल्कुल जरूरी है। आईएचडी देखें, आईएचडी तो सेम अंडरस्टूड है कि होगी। अगर 2 मॉलिक्यूल्स की आईएचडी डिफरेंट है ना, तो इसका मतलब है वो मॉलिक्यूल ही डिफरेंट है। अगर 2 मॉलिक्यूल्स की, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं,
कोई कंपाउंड है उसका कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, कोई और कंपाउंड है उसका कोई और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और मैं आपको ये हिंट दूं कि दोनों की आईएचडी अलग अलग है, एक की फर्ज करें 1 है एक की 2 है, तो 100% बात है कि वो मॉलिक्यूल डिफरेंट है, ठीक है। और अगर दो मॉलिक्यूल की आईएचडी सेम है तो ये गारंटी नहीं है कि वो मॉलिक्यूल सेम है। जैसे मैंने 2 क्लोरोपेंटेन और 2 ब्रोमोपेंटेन की एग्जांपल दी, आईएचडी सेम है लेकिन मॉलिक्यूल डिफरेंट है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल सेम है तो आईएचडी सेम होना लाजमी है, इट्स मैंडेटरी। असल में मैंने आप लोगों को जो प्रैक्टिस कराई थी लास्ट लेक्चर में, उसमें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके सामने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मौजूद था और उसको देखकर आपने आईएचडी निकाली थी। ऐसे किया था ना कि जब डबल बॉन्ड होता था तो आप एक आईएचडी कहते थे, ट्रिपल बॉन्ड पे आप 2 आईएचडी कहते थे, और रिंग पे आप 1 आईएचडी कहते थे, और इसके कॉम्बिनेशन से मुख्तलिफ। एक और प्रैक्टिस होती है जो मैं आपको फ्यूचर में कराऊंगा जब मैं आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाऊंगा, यानी वो बहुत एडवांस टॉपिक है आपके लेवल के हिसाब से, फिलहाल कैंप 1 के हिसाब से। तो जब भी पढ़ाऊंगा मैं आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, वहां पर मैं आपको एक और चीज सिखाऊंगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आपको गिवन हो, यानी सिंपल जैसे C6H12O6 हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन हो, तब आईएचडी कैसे निकालते हैं। क्योंकि अभी तो आपने देख के निकाल दी जब स्ट्रक्चर फॉर्मूला गिवन था, लेकिन जब स्ट्रक्चर फॉर्मूला नहीं गिवन हो और सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन हो तब भी आईएचडी निकाली जा सकती है। उसके लिए कुछ फॉर्मूले वगैरह होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो उस केस में फिर आप सीखेंगे कि क्यों जरूरी होती है आईएचडी सेम होना दो मॉलिक्यूल्स के लिए, अगर वो एक ही आइसोमर्स है आपस में। तो एक्सक्यूज मी सर। जी बोलिए। सर आपने जो बताया था कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में, उसमें आपने अगर ईथर बनाया था फंक्शनल ग्रुप, एक में हाइड्रोक्साइड, तो सर उसमें तो आईएचडी दोनों की चेंज है, एक की 0 एक की 1 है। नहीं, 1 किसकी है? 1 किसी की भी नहीं है। कहां पर दिखाया था ये? या वैसे ही आप अपनी एग्जाम्पल पूछ रही हैं? ये पूछती हैं सर फंक्शनल ग्रुप नहीं सर, पीछे वाली साइड में ये रही, ये अच्छा ओके सर, थैंक यू। समझ गई ना आप? सही है, वो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। ओके चले ये सॉल्व प्रैक्टिस करते हैं। From the following molecules, state whether the mentioned pairs of molecules are chain isomers, positional isomers, functional group isomers, metamers, tautomers, ring isomers, ring chain isomers, non isomers और same compound। non isomers का मतलब है different compounds, ठीक है। बस ऐसी ही इसको एक और टर्म दे दी, नॉन आइसोमर, यानी अलग अलग कंपाउंड, मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिनके होंगे वो नॉन आइसोमर्स होंगे आपस में। और सेम कंपाउंड का मतलब है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, वो तो आइसोमर में भी होता है, लेकिन वो होंगे ही इनफैक्ट 2 सेम मॉलिक्यूल, सिर्फ वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बनाए होंगे। मिसाल के तौर पर रोटेट करके बना दिया तो फॉर द टाइम बीइंग आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर ये तो कुछ और आइसोमर है लेकिन आप इसको सेम कंपाउंड क्यों कह रहे हैं। इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अब देखिए 8 मॉलिक्यूल्स आपको दिए हुए हैं, कोड इन पे डाले हुए ABCDEFGH। E और G का रिलेशनशिप पूछा है, तो आप इस वक्त खाली E देखें और G देखें। तो E और G, सबसे पहली चीज आपको ना नंबर ऑफ कार्बन्स को चेक करना है। यहां कितने E में? 5 और G? वेरी गुड। G में 5। अच्छा अब दूसरा काम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन चेक कीजिए। E में कितने टोटल हाइड्रोजन्स? 7 9 8 है, ठीक है। 3 इसके, 3 4 5 6 और 2 इसके, 8। और इधर काउंट करें G में 8, यानी कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। क्या फॉर्मूला बना? C5H8। तो इसका मतलब है कि ये आइसोमर्स है आपस में, क्योंकि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि 2 डबल बॉन्ड इधर भी हैं इधर भी हैं, लेकिन ये कॉन्जुगेशन में, यानी डबल सिंगल डबल, जबकि यहाँ पे क्या है? डबल सिंगल सिंगल डबल। तो एक डबल बॉन्ड यहां से मूव करके यहां आ गया है G वाले में, तो पोजीशन चेंज हो गई डबल बॉन्ड की, इसलिए E और G आपस में क्या कहलाएंगे? पोजिशनल आइसोमर्स, ठीक है। व्हाट अबाउट AE? Sir, number of carbon are different. Monoisomers, sir. No. Sir, number of
carbons are different in A number and of E. hydrogens No, are Sir, the number of hydrogens. बिल्कुल. HD is also different. ISD Hydrogens are different. Okay. and the molecular Hydrogen are formula are different. different. Number of carbons And are for functional same. group 2. Number of carbons are same, but the number of hydrogens are different. So that is why they have different molecular formula and hence they are different compounds, non-isomers. ठीक है. और अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बजाय इसके कि आप दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल के ये बात इतनी देर बाद बताते कि ये डिफरेंट कंपाउंड है, आप वेरी गुड, शाबाश. बस मैं यही बताना चाह रहा था कि आप डायरेक्ट आईएचडी देख लें तो आपका टाइम बच जाएगा. ये तो चले छोटा मॉलिक्यूल है, आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका निकाल सकते थे आसानी से, लेकिन आप अज्यूम करेंगे कोई बड़ा सा मॉलिक्यूल हो तब आप क्या करेंगे, ऐसे टाइम बचा सकते हैं. तो आपको दो काम करने होते हैं, एक नंबर ऑफ कार्बन चेक कर लें और नंबर ऑफ आईडी चेक कर लें. वहां से भी आपको क्लू मिल जाएगा, बल्कि आंसर ही मिल जाएगा कि क्या चीज है. ए और डी के बारे में क्या ख्याल है, ए और डी? So they are same molecules, exactly same. हाँ, ना एनेंशियोमर नहीं है, स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वॉल्व ना करें. एनेंशियोमर अलग पेयर होता है, वो अलग है, उसको हम अभी फिलहाल स्टडी कर रहे हैं. ये सेम कंपाउंड है, लेकिन ये एट अ ग्लांस ना आपको पोजिशनल आइसोमर लग रहा होगा प्रोबेबली. वो इसलिए कि आप सोच रहे होंगे कि सर यहां से डबल बॉन्ड दूसरी पोजीशन पर है और यहां से डबल बॉन्ड तीसरी पोजीशन पे, अगर मैं दोनों को लेफ्ट साइड से कंसीडर कर रहा हूं तो पोजीशन चेंज हो गई डबल बॉन्ड की, तो इसको पोजीशनल आइसोमर कहना चाहिए. प्रोबेबली ऐसा आपको लग रहा हो सर जहां से नियरेस्ट होता है. एग्जैक्टली. तो इसको अगर मैं 2 पोजीशन से काउंट कर रहा हूं, लेफ्ट साइड से 2 कह रहा हूं, तो इसको मैं राइट से 2 कह दूंगा, तो ये दे आर द सेम कंपाउंड. ठीक है. तो अब आप समझ गए होंगे कि सेम कंपाउंड सेम तो होंगे, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा ना आपको ट्रिकी चीज होगी. आपको ट्रैप करने के लिए मॉलिक्यूल को बनाया डिफरेंट तरीके से जाएगा. जैसे मैं अगर ए को दोबारा एज इट इज रिप्रोड्यूस कर देता डी और उसको मैं डी कह देता, तब तो जाहिर सी बात है आप क्या कोई छोटा 5 क्लास का स्टूडेंट भी बता देता कि ये दोनों एक ही जैसी चीज है. उस बेचारे को ये नहीं पता होता कि ये केमिस्ट्री का कोई मॉलिक्यूल है, लेकिन वो तस्वीर के तौर पे बोल देता कि ये तो दोनों तस्वीर एक जैसी लग रही है ना, 2 पिक्चर्स एक जैसी लग रही हैं. तो इतना आसान सवाल भी नहीं होगा कि बिल्कुल ही एज इट इज मॉलिक्यूल को रीड्रॉ करके पूछा जाए कि ये सेम कंपाउंड है या नहीं है. तो थोड़ा सा आपको ट्रैप ये किया जाएगा कि मॉलिक्यूल को रोटेट कर दिया जाएगा या डिफरेंट वे से इसको बनाया जाएगा, लेकिन होगा सेम. तो वहां पे आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको आइडेंटिफाई करने में कि वो सेम कंपाउंड है या नहीं है. व्हाट अबाउट BH, B एंड H? टॉटोमेरिज्म. देखिए ये टॉटोमेरिज्म है. इसकी वजह ये है, हाँ ये देखिए ये C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल है और यहाँ पे इनोल बन रहा है, यानी ये पाई बॉन्ड यहाँ मूव कर रहा है और ये H यहाँ मूव कर रहा है. तो वैसे भी मैंने आपको बताया है कि अगर sp2 कार्बन के साथ OH लगा हुआ है, ठीक है, तो आपका बहुत ज्यादा इम्कान है कि वो टॉटोमेर है, किसी के साथ टॉटोमेरिक रिलेशनशिप रखता है. CF, Chain isomerism. दे आर द मेटामर्स. अब मेटामर यहां पे क्यों कह रहे हैं, आप सिर्फ नाइट्रोजन को कंसीडर करें. नाइट्रोजन के साथ वैसे तो ये फंक्शनल ग्रुप अमाइड है, अमाइड ग्रुप है, तो इस बिल्कुल. वजह से इनकी चेन्स डिफरेंट है. हाँ देखिए फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल अमाइड है, लेकिन अभी आप नाइट्रोजन को कंसीडर करें तो नाइट्रोजन के साथ फिनाइल है, यहाँ पे एक कार्बोनाइल मिथाइल ग्रुप है जिसको एसिटाइल कहते हैं, और एक इथाइल है. यहाँ पे क्या किया, फिनाइल फिनाइल तो कॉमन है, इस इथाइल वाले का एक CH3 मैंने कट किया और एसिटाइल के साथ लगा दिया, यानी प्रोपेनॉइल बना दिया. तो ये नाइट्रोजन के जो अराउंड एल्काइल ग्रुप है वो डिफरेंट हो गया, यानी ये इथाइल है ये मिथाइल हो गया. तो हमने यही तो पढ़ा था, हेटेरो एटम के अराउंड अगर एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो जाए तो उसको मेटामर कहते हैं आपस में. तो दिस इज द मेटामर, दीज आर द मेटामर्स टू ईच अदर. ठीक है. हम विद रिस्पेक्ट टू CO भी तो देख सकते हैं. कैन वी डू विद रिस्पेक्ट टू कार्बोनाइल? यस वेरी गुड. मैं बताने वाला था, हम इसको एक और तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अगर हम कार्बोनाइल की रिस्पेक्ट से देख ले तो यहाँ मिथाइल है और यहाँ पर ये एक N और ये फिनाइल और इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, जबकि ये मैंने जब इस CH3 को यहाँ लाया तो ये मिथाइल से इथाइल बन गया. ठीक है. तो फंक्शनल जो एल्काइल ग्रुप है वो डिफर कर गया, वो चेंज हो गया, यानी मिथाइल से इथाइल हो गया. ठीक है. तो वॉट एवर पर्सपेक्टिव यू यूज ये मेटामर होगा. ठीक है. कोई क्यूरी है आप लोगों की? नहीं है. ओके. अब इसकी भी प्रैक्टिस करते हैं. यही सवाल है. इस द मॉलिक्यूल मैंने चेंज कर दिए कि ये A से लेकर K तक है मॉलिक्यूल्स, इनका आपस में रिलेशनशिप पूछा है.
ऑप्शन वही दिए हुए हैं, चेन आइसोमर हो सकते हैं, पोजिशनल आइसोमर भी हो सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, शॉर्ट में इसको FG कहते हैं, मेटामर्स, टॉटोमर्स, रिंग आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर या नॉन आइसोमर्स। ठीक है, तो करते हैं A और G का बताइए रिलेशनशिप। अच्छा पहले, हाँ ठीक है सर पोजीशन आइसोमर्स। अच्छा, सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लें दोनों के कि आइसोमर है भी या नहीं है, ये ना हो कि डिफरेंट कंपाउंड हो। ये C5H12O है क्योंकि 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है, ये भी C5H12O है, तो दे आर द आइसोमर्स एंड दे आर द मेटामर्स। मेटामर इसलिए है कि ये ऑक्सीजन के अराउंड एल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट है, ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप के हवाले से दोनों ही ईथर्स हैं, ठीक है। ये पोजीशनल आइसोमर नहीं, पोजीशनल आइसोमर नहीं होंगे। पोजीशनल आइसोमर होता है जब कोई कार्बन चेन के एक फिक्स हो और उसके ऊपर ग्रुप जो है ना आगे पीछे मूव हो रहा हो, उसको हम पोजीशनल आइसोमर्स कहते हैं, ठीक है। ठीक है सर। ये आप लोग प्लीज म्यूट कर लें अपने आप को, कोई हमिंग सी हो रही है बैकग्राउंड में। थैंक यू, थैंक यू सर। जी स्टूडेंट प्लीज। सर का क्या ये ऊपर एग्जांपल में कार्बन की चेन फिक्स नहीं है? नहीं, कहाँ फिक्स है, ये देखिए 1 2 3 4 कार्बन है, उसके साथ मिथॉक्सी लगा हुआ है ना, OCH3 लगा हुआ है। यहाँ पे 1 2 3 3 कार्बन है, बीच में तो ऑक्सीजन आ गया ना, ये तो फिर उसने चेन को डिफर कर दिया, चेंज कर दिया ना भाई। ये 4 कार्बन के साथ OCH3 लगा, यहाँ 3 कार्बन के साथ C2H5 लगा हुआ है, अलग है ना। ओके सर। ओके, अच्छा इसके बारे में क्या ख्याल है बीजे? IHD डिफरेंट है, तो इसलिए हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखने की जरूरत ही नहीं है वैसे तो। खैर IHD अगर डिफरेंट होगी ना तो कंपाउंड होगा ही नॉन आइसोमर, डिफरेंट कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रिक बता रहा हूँ, मतलब आपको अगर 2 मॉलिक्यूल की IHD डिफरेंट नजर आए ना तो बस बात ही खत्म हो गई, आगे टाइम जाया करना बेकार है। आप बोल दो भाई नॉन, ये कंपाउंड जो है ना आपस में आइसोमर है ही नहीं, डिफरेंट कंपाउंड है या नॉन आइसोमर है। तो इसीलिए पहली चीज तो IHD देख लिया करें, बाद में अगर IHD सेम हो ना तो फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा करें, वो भी सिर्फ कार्बन देख लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस BD? Ring chain isomers, ठीक है, वेरी गुड, क्योंकि they have the same molecular formula and one is ring and one is chain. These two, they are the isomers, but what isomers are these? The functional group isomers. That's very impressive, बहुत impressive है कि ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। किन्होंने जवाब दिया, नाम बताएंगे आप अपना? Sibgal. From? FFCMM. ओके, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है क्योंकि एक मेंबर कीटोन है और एक मेंबर एल्डिहाइड है, ठीक है। यहां पे ना एक क्वेश्चन आपको शायद मुझे लग रहा है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको हमने मेटामर्स क्यों नहीं कहा, क्योंकि मेटामर में भी यही तकरीबन चीज थी ना कि फंक्शनल ग्रुप के अराउंड अगर एल्काइल ग्रुप डिफर कर जाए तो उसको मेटामर कहते हैं। ये कार्बोनाइल है कीटोन वाला, यहां पे एक एराइल पार्ट लगा हुआ है, पैरा अमीनो फिनाइलिन और फिनाइल, और यहां मिथाइल लगा हुआ है, और ये एल्काइल ग्रुप डिफर हो गया, यानी ये मैंने क्या किया, इस मिथाइल को उठा के मैं कहीं और ले गया, तो इस कार्बोनाइल के अराउंड जो एल्काइल ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट हो गए, तो उस पर्सपेक्टिव से प्रोबेबली आपको मेटामर लग रहा हो, ठीक है। तो मैं आपको रिस्पॉन्ड करूं इस बात का कि मेटामर के लिए एक शर्त होती है कि बहरहाल दोनों जो मेंबर्स हैं जिनको आप आपस में मेटामर कहना चाह रहे हैं उनके फंक्शनल ग्रुप एट द एंड सेम रहे, यानी ओवरऑल सेम हो, यानी अगर कीटोन है तो दूसरा भी कीटोन हो, अगर एल्डिहाइड है तो दूसरा भी एल्डिहाइड हो। अगर फंक्शनल ग्रुप भी चेंज हो गए तो बस फिर तो बात ही आगे सोचना टाइम वेस्टिंग है, बस इसको आप सीधे सीधे बोले भाई एक कीटोन है एक एल्डिहाइड है, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है, ठीक है। इसके बारे में क्या ख्याल है? रिंग आइसोमर्स दिस वन Position isomers. वेरी गुड,
पोजिशनल आइसोमर्स इसको कहते हैं। अच्छा, पोजिशनल आइसोमर का ना एक नाम और होता है, हम पोजिशनल आइसोमर्स को रीजियो आइसोमर्स भी कहते हैं। REGIO, रीजियो, रीजन से निकला है, इलाका, रीजन, तो रीजियो आइसोमर्स भी कहते हैं। और बहुत कॉमन टर्म है, ऐसा नहीं है कि कोई मुश्किल सी बात बता रहा हूं, बल्कि पोजिशनल आइसोमर इतनी कॉमन नहीं है जितनी रीजियो आइसोमर की टर्म कॉमन है। ठीक है, रीजियो आइसोमर्स मुझे अभी याद आया तो मैं आपको मैंने कहा शेयर कर लूंगा आपसे। तो रीजियो आइसोमर्स, तो हम जब केमिकल लिटरेचर पढ़ते हैं ना, तो हम मतलब इसको इस तरह बोलते हैं, द कंपाउंड E and F हैव रीजियो आइसोमेरिक रिलेशनशिप। इनका आपस में जो रिलेशनशिप है वो रीजियो आइसोमेरिक है। तो इसका मतलब यही होता है कि ये आपस में पोजिशनल आइसोमर्स है। ठीक है, HJ चेन आइसोमर्स। ठीक है, आखिरी F और K टॉटोमर्स। वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स वेरी इंप्रेसिव। ठीक है, टॉटोमर्स, गुड। हमने ये टॉपिक कवर किया अपना, और अब हमारा एक नया टॉपिक शुरू होगा। ये बिल्कुल डिफरेंट है। अब मैं आपको दोबारा बता दूं, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना, वो आज सारे कवर कर लिए। ठीक है, आज का जब लेक्चर शुरू हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में क्या कवर किया था, और फिर लेक्चर 3 यानी आज के लेक्चर में हमने क्या ऐड किया, आइसोमेरिज्म भी पढ़ ली। तो इस हिसाब से हमारे सारे टॉपिक्स कवर हो गए जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। तो अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने काफी हद तक कोर्स को कवर कर लिया है। ठीक है, मतलब अपने इस कैम्प के हवाले से। अब हम शुरू करने जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर। ठीक है ना, नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग, नाम देना, उर्दू में कहते हैं नामजदगी। ठीक है ना, नॉमिनेशन यानी किसी मॉलिक्यूल को कोई पर्टिकुलर नाम देना। अब हम सारे क्लासेस की नहीं पढ़ेंगे, फिलहाल ये जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं हम इनको डिस्कस करेंगे, और आज के लेक्चर में हम सारे डिस्कस भी नहीं कर पाएंगे बिकॉज वी हैव ओनली हाफ एन आवर लेफ्ट। तो देखते हैं कितना कवर कर पाते हैं। एल्केन्स, एल्काइल हैलाइड्स, एल्कोहल्स, साइक्लोएल्केन्स, ट्राइसाइक्लिक कंपाउंड्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, साइक्लोएल्कीन, ये हमारे टॉपिक्स हैं। फिर बाद में फ्यूचर में हमारे पास एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह वगैरह ऐड हो जाएंगे इसमें। तो सबसे पहले तो आपको मालूम है वी हैव मेनी कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड, 16 मिलियन इज टू मच। इतने ज्यादा है कि ऑब्वियस बात है कि इनके कोई ना कोई नाम रखना ही पड़े, क्योंकि जब शुरू में मॉलिक्यूल डिस्कवर होते थे या सिंथेसाइज होते थे तो कम होते थे, तो आप कुछ भी नाम उठा के रख देते थे। कुछ भी से मेरा मतलब है किसी साइंटिस्ट ने बनाया, उसने अपने नाम पे नाम रख दिया, उसका अपने शहर के नाम पे रख दिया। ठीक है ना, या आपने कोई भी, या जिस सोर्स से वो ओरिजिनेट हुआ है, एक्सट्रैक्ट हुआ है, उसका नाम रख दिया। तो ये नाम कहलाते थे कॉमन नेम या ट्रिवियल नेम। अब ठीक है, याद तो रहते थे लोगों को, लेकिन बहरहाल जब ज्यादा हो जाएंगे तो इतने सारे कॉमन नेम आप याद ही नहीं कर पाएंगे, और फिर वो कॉमन ही नहीं रहेंगे, बात ही खत्म। कॉमन नेम का मतलब होता है कॉमन हो। जब इतने सारे 100, 150, 250 आपको कोई इतने सारे नाम आपके सामने लिस्ट बना के दे दे, तो आप बोलेंगे भाई मैं तो सबको याद भी नहीं कर सकता। तो फिर कोई रूल बनाना पड़ गया कि यार कोई हम ऐसा पैटर्न बना लें जिससे हम नाम देना हमारे लिए आसान हो जाए। वो इसके लिए कमेटी थी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC। इन्होंने वो रूल डिवाइस किए जो यूनिवर्सल हैं, और इस रूल्स की वजह से आपको कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप उसका नाम दे सकते हैं। मेरी बात ध्यान में रखिएगा, जितने भी 16 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हर इंडिविजुअल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का एक नाम होता है, IUPAC नेम हर एक का होता है। वो अलग बात है कि कुछ नाम इंतहाई मुश्किल होते हैं जो हम रूल्स के तहत हम नहीं पढ़ सकते, तो फिर उसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं केमिस्ट्री के, हम उस पर वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और उसका IUPAC नेम वहां से निकाल लेते हैं। लेकिन बहरहाल हर मॉलिक्यूल का IUPAC नेम होना लाजमी और होता है। ठीक है, और आपको ऑब्वियस बात है IUPAC नेम को रटने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन जो रूल्स है अगर आप उनको समझ लेंगे तो फिर आप खुद से भी नाम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है सर, all the molecules have IUPAC name but all the molecules don't have common names. हाँ, obviously because all molecules are not common at all. जब कोई चीज कॉमन ही नहीं होगी तो उसको कॉमन नेम क्यों होगा? कॉमन नेम तो कहते हैं उसके जो कॉमन हो। तो इसीलिए तमाम मॉलिक्यूल्स का IUPAC नेम होता है, लेकिन तमाम मॉलिक्यूल्स का कॉमन नेम नहीं होता, बिकॉज दे आर नॉट कॉमन। अगर वो कॉमन हो जाएंगे तो उनका नाम रख दीजिएगा आप, ये होते भी हैं ऑलरेडी। अब लेकिन कॉमन में भी दो बातें हैं ना। अब कॉमन भी
किसी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिक पोजीशन में रीजन में वो चीज कॉमन है, तो वहां पे कोई नाम मॉलिक्यूल का है, आपके लिए वो चीज कॉमन नहीं, तो फिर आपको उसको इंटरप्रेट करना मुश्किल हो जाएगा। मतलब वो कह देगा भाई ये तो बड़ा कॉमन नेम, आप बोलेंगे मुझे तो नहीं पता, हम तो उसको कॉमन मानते ही नहीं है, ठीक है ना। फिर कॉमन की डेफिनेशन भी अलग हो जाती है ना, कि कॉमन का क्या क्राइटेरिया है, और कॉमन भी एक पर्टिकुलर रीजन के लिए कॉमन हो सकता है, दूसरी जगह के लिए नहीं होगा। तो ये इतनी सारी एम्बिग्यूटीज है, इसको कोप अप करने के लिए, कोपित करने के लिए एक स्टैंडर्ड सेट्स बना दिए गए, वो हम यूज करते हैं। बहरहाल कुछ इतने इंतहाई कॉमन होते हैं, उसके नाम बहरहाल वो वैलिड रहते हैं, ठीक है। वो बीच में आएंगे तो बताऊंगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं। एल्केन का नॉमेनक्लेचर जो सबसे बेसिक है और जहन में दोबारा रहे कि एल्केन इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। मैं बार बार इसलिए बताता हूं कि अक्सर लोग उसको कहते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है फंक्शनल ग्रुप। एल्केन इज अ ऑर्गेनिक क्लास ऑफ कंपाउंड बट नॉट अ फंक्शनल ग्रुप। लेकिन बहरहाल आपको नाम देना है, इसका एंड एन पे होगा, ठीक है। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल के आखिर में अगर लफ्ज एन आ रहा है, ए एन ई एन, तो आपका बहुत इम्कान है कि वो एल्केन है। साइक्लो भी साथ में लग जाएगा तो वो साइक्लो एल्केन कहलाएगा, वरना आईयूपीएसी नेम में किसी में एन आ रहा है तो फिर वो एल्केन है। अच्छा, इसमें काउंटिंग होती है कि अगर 1 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है तो आप उसका जो प्रीफिक्स है वो मीथ कहेंगे, METH मीथ, फिर ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, फिर बाद में आपको पता है 6 से हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन वगैरह होता है। तो ये तो प्रीफिक्सेस है, बहुत कॉमन से। और अगर हम ये शुरू के 10 एल्केन्स देखें 1 to 10, तो आपको नाम नजर भी आ रहे होंगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन एंड डीकेन। ये मैंने अनब्रांच मॉलिक्यूल्स की बात की है। अनब्रांच यानी बिल्कुल लीनियर जो हो, लगातार कार्बन कार्बन की चेन चल रही हो। और आपको पता है कि जो शुरू के 2 हैं, मीथेन, इथेन, वो तो बस यही होते हैं, लेकिन सॉरी 3 शुरू के जो है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। लेकिन ब्यूटेन से ना फिर ब्रांचिंग की पॉसिबिलिटी शुरू हो जाती है। यानी ब्यूटेन जो 4 कार्बन वाला है, अगर मैं इस मिथाइल को यहां से रिमूव करके कहीं बीच में पेस्ट कर दूं, तो अपेरेंटली 3 कार्बन की चेन हो जाएगी। तो आप चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको प्रोपेन ही कहेंगे, और जो एक अलग से कार्बन आपने अटैच किया होगा उसको आप मिथाइल कहेंगे, तो फिर वो मिथाइल प्रोपेन कहलाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये होता है। अभी हम देखते हैं इसकी नंबरिंग वगैरह। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं। अगर एल्केन से आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें एल्केन से, तो जो रिमेनिंग पार्ट है आप उसको करस्पॉन्डिंग एल्काइल कहेंगे। करस्पॉन्डिंग एल्काइल का मतलब है इथेन से आप एक H रिमूव कर दें तो इथाइल कहलाएगा, मीथेन से कर दें तो मिथाइल कहलाएगा। इस तरह जिस एल्केन से करेंगे वो उसके नाम के हिसाब से एल्काइल हो जाएगा, ठीक है। यह आपके सामने मौजूद है। प्रोपेन से करेंगे तो प्रोपाइल कहलाएगा। फिर इनके सिंबल्स भी होते हैं, IUPAC रेकमेंडेड है। मतलब ME का मतलब मिथाइल ग्रुप है, ET इथाइल है, PR प्रोपाइल है। 4 वाला भी होता है ब्यूटाइल का BU, ठीक है। और बस ये शुरू के 4 ही सिंबल होते हैं एल्काइल में। शुरू के जो 4 एल्काइल्स हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इनके सिंबल्स होते हैं। बाकी फिर पेंटाइल वगैरह के नहीं होते। फिर आपको पूरा नाम भी लिखना पड़ता है पेंटाइल, या फिर आप इस तरह लिख दें C5H11, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा और इसकी आदत बना लें। मिथाइल अगर आपको कहीं लिखना हो, जैसे मिसाल के तौर पे आपको बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगाना है, जिसको टॉलिन कहते हैं, तो आप बेंजीन मॉलिक्यूल बनाइएगा और ऊपर सिंगल बॉन्ड के साथ Me लिखिएगा, ना कि CH3 लिखिएगा। CH3 और Me एक ही बात है, लेकिन आदत बनाए Me लिखने की, क्योंकि वो ज्यादा साइंटिफिक लिटरेचर में आपको नजर आएगा। तो बेहतर है कि आप अभी से बिगिनर लेवल पे ही अपने आप को स्टैंडर्ड जो लिटरेचर में चीजें नजर आती है उसके हिसाब से यूज टू होने की आदत डालें। तो हमेशा मिथाइल को Me लिखने की कोशिश करें और इथाइल को ET लिखने की कोशिश करें, एंड सो एज प्रोपाइल एंड ब्यूटाइल। रूल्स शुरू करते हैं। काफी रूल्स आपको ऑलरेडी पता होंगे, कुछ को नहीं भी पता होंगे, तो हम रिकॉल करते हैं। सबसे ये एल्केन की बात हो रही है और ये वैसे ही रूल सब पे वैलिड है, लेकिन फिलहाल हम एल्केन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी होती है, ठीक है, जो कंटिन्यूज हो। मतलब ये मॉलिक्यूल है, इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 7 की मैंने चेन सिलेक्ट कर ली, तो 7 का मतलब हो गया हेप्टेन, 7 का मतलब हेप्ट होता है, और ये एल्केन है तो एन भी आ गया, तो हेप्टेन हो गया जो रेड में लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो चेन के अलावा चीज है यानी CH3 जिसको मिथाइल कहते हैं, ये लिख दिया हमने मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल हेप्टेन। अब आपको मिथाइल की पोजीशन को भी
जाहिर सी बात है बताना पड़ेगा कि ये 2 पोजीशन पर है या 3 पर है या इधर है या इधर है, तो आपने इसलिए इसको 3 मिथाइल हेप्टेन कह दिया। अच्छा, बाय द वे अगर मिथाइल 1 पोजीशन पे होता तो हम इसको क्या कहते हैं? 1 मिथाइल हेप्टेन। ऑक्टेन। तो वो तो चेन में आ जाता। वेरी गुड, वेरी गुड, एग्जैक्टली। नहीं, नॉनेन नहीं कहते, ऑक्टेन कहते हैं, 8 कार्बन। तो हाँ, तो होता ये कि अगर मिथाइल 1 पोजीशन पे होता तो फिर वो आप उसको सब्स्टिट्यूएंट नहीं मान रहे होते, आप उसको चेन का पार्ट मानते, क्योंकि वो तो चेन में आ गया। हाँ, अगर मिथाइल यहाँ होता, यहाँ, तो आप 2 मिथाइल हेप्टेन कहते, बिल्कुल कहते। अच्छा, यहाँ होता तो 4 कहते आप, बिल्कुल कहते, है ना? 2 मिथाइल, 3 मिथाइल, 4 मिथाइल। यहाँ होता तो क्या कहते? 3 मिथाइल। वेरी गुड। इसको हम 5 मिथाइल नहीं कहते, हम 3 कहते हैं, क्योंकि हम काउंटिंग यहां से स्टार्ट कर देते। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है कि आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करी, रेड वाली। अगर आप ये वाली चेन सिलेक्ट करते, ब्लू वाली, तो ये 6 कार्बन की चेन होती, ये हेक्सेन हो जाता। तो हेक्सेन छोटा है और हेप्टेन बड़ा है, तो आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी होती है पहले। ये ध्यान में रखिएगा बात, ये रूल 1 है, ठीक है। दूसरा रूल है कि जब आप एक दफा चेन सिलेक्ट कर चुके होंगे ना, तो इसके बाद आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है, आप ऐसे टर्मिनल से काउंटिंग करें जहां से वो नियरेस्ट हो, ठीक है। तो यहां से काउंट करने पे ये मिथाइल 3 पोजीशन पे आ रहा है। अगर मैं इस टर्मिनल से काउंट करता तो कौन सी पोजीशन पे आता? 5 पे आता। तो ये लोवेस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आपको लेना होता है, इसलिए मैंने यहां से काउंटिंग करी है। अच्छा, काउंटिंग जो है ना, वो हमेशा किसी एक टर्मिनल से होगी, किसी एक कोने से होगी। या तो वो ये वाला कोना होगा जो बनाया हुआ है, दिखा रहे हैं आपको, या ये वाला होगा। ऐसा नहीं है कि आप बोले सर एक काम और करते हैं, 3 और 5 से भी छोटा कर सकते हैं, अगर हम काउंटिंग यहां से शुरू कर दें तो 1 पे ही आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो चेन, तो जाहिर सी बात है आपने एक दफा डिसाइड कर ली है कि लॉन्गेस्ट रखनी है, जो कि रेड वाली है, उसके बाद फिर आपको काउंटिंग करनी है। इसीलिए रूल 1 ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पहले आप डिसाइड कर लेंगे, फिर ये बाकी चीजें बाद में, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप बोले यार सर रूल 1 छोड़ देते, रूल 2 कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो 5 मिथाइल हेप्टेन इसका नाम नहीं होगा, 3 मिथाइल हेप्टेन इसका नाम होगा मॉलिक्यूल का। अब अगर आपके पास, डायरेक्ट एग्जांपल दिखाता हूं, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हैं किसी कार्बन चेन पे, तो जो सब्स्टिट्यूएंट करीब होगा ना, आप काउंटिंग वहां से करेंगे, ठीक है। ये बात यही कह रहा है, फॉर 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट यूज द लोएस्ट पॉसिबल इंडिविजुअल नंबर, ठीक है। क्या मतलब? ये रेड वाला जो कार्बन की चेन है, ये तो हो गई 8 कार्बन की चेन, ऑक्टेन। अब इस पे एक ग्रुप मिथाइल लगा हुआ है, एक ग्रुप इथाइल लगा हुआ है ना। यहां 2 पोजीशन पे, ये प्लीज डोंट स्नैप योर फिंगर, ये मिथाइल जो है ये 2 पोजीशन पे यहां से आ रहा है, यानी ग्रुप 2 पोजीशन पे आ रहा है, जबकि यहां से इथाइल जो है ये 3 पोजीशन पे आ रहा है। तो जहां से नियरेस्ट होगा सब्स्टिट्यूएंट, वहां से काउंटिंग करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने लेफ्ट टू राइट गया हूं जी। सर, अगर जो इथाइल ग्रुप है, अगर वो भी दूसरी तरफ से सेकंड नंबर पे हुआ तो फिर हम क्या करेंगे? हाँ, अब मैं बताऊंगा आपको, वो वैसा केस अभी आएगा, अगली जो हम स्लाइड्स चेंज करेंगे उधर आएगा। लेकिन फिलहाल अभी ये याद रखिए कि देखें, पहला काम तो कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो सिलेक्ट कर ली। फिर जो कार्बन चेन के अलावा चीजें हैं उसको हम सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, उनकी पोजीशन को आपको जस्टिफाई करना है कि वो कहाँ है। इसके लिए आपको कार्बन चेन को नंबर करना पड़ेगा। नंबर किसी एक कोने से होगा, किसी भी एक कोने से। अब वो कोना कौन सा हो ये आपको ढूंढना है। जहां से सब्स्टिट्यूएंट नियरेस्ट होगा वहां से करेंगे। अगर 2 जगह से सब्स्टिट्यूएंट बराबर हो जाए, जैसे कि आप ये कहना चाह रही है कि सर अगर मैं इस इथाइल को मूव करके यहां लिख दूं तब तो दोनों तरफ से 2-2 पोजीशन होगी, तो ऐसे केस में हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। यानी एक ग्रुप इथाइल है और एक ग्रुप मिथाइल है, तो E कम्स प्रायर टू M, तो इसलिए मैं काउंटिंग यहां से स्टार्ट करूंगा जहां से इथाइल मुझे करीब मिलेगा, ठीक है। ये एग्जांपल आइए अभी जी, पूछिए। सर, इस मॉलिक्यूल का नाम 2 मिथाइल 6 इथाइल ऑक्टेन नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, वो मैं आपको जवाब देता हूं कि एक दफा आपने नंबर तो डिसाइड कर लिए, ठीक है ना, लेकिन लिखने के लिए आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। E और M में E पहले आता है, तो इसलिए इथाइल पहले लिखेंगे, मिथाइल बाद में लिखेंगे। लेकिन इथाइल की जो पोजीशन होगी
आपको मेंशन बहरहाल वही करना पड़ेगी, यानी 6 इथाइल 2 मिथाइल कहना पड़ेगा। आप 2 मिथाइल 6 इथाइल नहीं कह सकते, ठीक है? ये चेन ठीक नहीं है। yes, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जिन्होंने ये बनाई है बिल्कुल ठीक है। एक ही बात है, अगर आप इस चेन को यूं भी रख देंगे तब भी इथाइल जो है इसी पोजीशन पे ही आएगा, यानी 6 पोजीशन पे आएगा। ठीक है, वेरी गुड। तो ये ग्रीन वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ग्रीन वाला जो लिखा हुआ है अल्फाबेटिकल ऑर्डर की वजह से, और ब्लू वाला इसलिए नहीं हो सकता कि यहाँ से फिर ये हम 3 पोजीशन को नियर मान रहे हैं, जबकि 2 पोजीशन मौजूद है, तो हम 3 को कैसे मान सकते हैं नियर? ठीक है, और प्रैक्टिस करता भी ये बिटा दें भाई ये। अच्छा, when 2 substituents are present on the same carbon, अगर एक ही कार्बन पे 2 ग्रुप मौजूद हो तो फिर आपको दोनों को जाहिर सी बात है बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत में अल्फाबेटिकल ऑर्डर दोबारा वही बात, जैसे ये इस कार्बन पे मिथाइल भी है ब्लैक वाला और इथाइल भी है, तो आप इथाइल पहले लिखेंगे, मिथाइल बाद में लिखेंगे। पोजीशन भले सेम रहेगी, यानी 4-4, तो 4 इथाइल और 4 मिथाइल। ठीक है, इसको लिखेंगे इस तरह। ऐसा नहीं है कि आप बोले सर 4,4 इथाइल मिथाइल करके कुछ पता नहीं अजीब सा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनाइएगा। तो आप कहेंगे 4 इथाइल 4 मिथाइल, और जितनी कार्बन की चेन है ऑक्टेन। वो रूल अपनी जगह चल रहे हैं। कौन से रूल? कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको रखनी है, रेड वाली रखी हुई आपने 8 कार्बन की, और सब्स्टिट्यूएंट जहां से नियर हो। यहां से 4 पोजीशन पे आ रहा है लेफ्ट से काउंट करने पे, अगर आप राइट से काउंट करेंगे तो 5 पोजीशन पे आएगा। ऑब्वियसली आपको लोवेस्ट सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन देखनी होती है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे इस तरह। अच्छा, एक बात मैं अभी बता दूं, अभी आगे भी आएगी। ये जो नंबर्स होते हैं, ये 4 कभी 3 भी आया था पीछे, मतलब ये इनको हम कहते हैं लोकेंट्स, LOCANT, लोकेंट। ये अटैच ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को बता रहे होते हैं। ठीक है, हम इन नंबर को क्या कहते हैं? लोकेंट। और ये जो आखिरी नाम है यानी ऑक्टेन जो लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं स्टेम, तना। जैसे दरख्त का तना होता है ना, स्टेम, ये स्टेम है। तो क्योंकि तने के ऊपर ही ब्रांच होती है, ब्रांचिंग जो है वो स्टेम के ऊपर होती है, शाखें जो है दरख्त की वो तने के ऊपर होती है ना। तो ऑक्टेन के ऊपर ये इथाइल मिथाइल लगा हुआ है, तो इसीलिए ऑक्टेन को स्टेम कहेंगे, इथाइल और मिथाइल को हम ब्रांच कहेंगे। ठीक है, तो अब मैं बताना ये चाह रहा हूं, लोकेंट और जो ब्रांच है इनमें डिफरेंशिएट करने के लिए बीच में हाइफन आता है, डैश, ये हाइफन का निशान आता है। और अगर 2 लोकेंट आपको एक साथ लिखना पड़ जाए, जैसे आगे एग्जांपल्स आएंगी, तो फिर आपको कॉमा लाना पड़ेगा। तो ये कॉमा कब आता है और हाइफन कब आता है, ये मैं बताना चाह रहा हूं बेसिकली। तो अगर आपको 2 नंबर एक साथ लिखने, आम जबान में नंबर कह लें, लेकिन नॉमेनक्लेचर की जबान में इसको लोकेंट कहते हैं। 2 लोकेंट को अगर आपको एक साथ लिखना है तो फिर आपको कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर ये इथाइल नहीं होता, फर्ज करें ये भी मिथाइल होता, यानी ये मैं डिलीट कर दूं, तो फिर हम इसको पढ़ते 4,4 डैश डाइमिथाइल ऑक्टेन। ठीक है, तो 2 लोकेंट्स को अगर एक साथ लिखना पड़ जाए तो कॉमा से सेपरेट करेंगे, वरना स्टेम के उसके साथ, स्टेम या ब्रांच के साथ लिखना होगा तो आप इसको हाइफन से सेपरेट करेंगे। या अगर मैं आम जबान में बोलूं तो 2 नंबरों को एक साथ लिखना पड़ जाए तो कॉमा से सेपरेट करेंगे, और अगर नंबर के साथ कोई अल्फाबेट आ रहा हो इंग्लिश का तो फिर आप बीच में डैश लाएंगे, हाइफन लेकर आएंगे। सही, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, अगर एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट्स चेन पे मौजूद हैं तो जितने हैं उतनी उसका प्रीफिक्स हम यूज करना पड़ेगा। मैं अजान का ब्रेक दे रहा हूं, ठीक है, 3-4 मिनट का, तो मैं इस वीडियो को फिलहाल पॉज कर रहा हूं यहाँ पे। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. Okay, let's resume. Yes. I gave you the azan break. So we were talking about this nomenclature of alkanes, और यहाँ ये एग्जाम्पल में 2 मिथाइल्स मौजूद हैं। जब सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हो तो फिर ऑब्वियस बात है कि आपको उनकी जो क्वांटिटी है, नंबर्स हैं, वो बताना पड़ते हैं। दिस टाइम वी हैव 2 मिथाइल्स, तो हमें 2 के लिए डाई की टर्म यूज करनी होगी। If we have 3 similar groups, we will refer to as tri, tetra, penta, hexa and so on. तो यहाँ पे बाकी रूल्स अपनी जगह चलते रहेंगे। देखें, 6 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऑब्वियसली सिलेक्ट करनी है, वो कर ली है 6 कार्बन की चेन। फिर काउंटिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां से अटैच ग्रुप नियर होंगे। तो 2 पोजीशन पे ही हमें अटैच ग्रुप नजर आ गया, तो यही हमारे लिए आइडियल सिचुएशन है। तो अब 2 और 4 दोनों पे मिथाइल मौजूद है, तो इसलिए मैंने 2,4 हाइफन डाइमिथाइल हेक्सेन लिखा है।
क्योंकि दोनों एक ही है इसलिए मैंने 2,4 एक साथ लिख दिया। वही पुरानी बात कि अगर मैं यहाँ इस 4 पे जो मिथाइल है अगर मैं इसको इथाइल कर दूं तो फिर मुझे इथाइल को अलग लिखना पड़ेगा और मिथाइल को अलग लिखना पड़ेगा। तो उस सूरत में मैं कहता 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। लेकिन जब एक ही ग्रुप 2 दफा आ रहा है या 3 दफा तो हम डाई या ट्राई से काम चलाएंगे और जो लोकेंट्स हैं उसको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। ठीक है सर? जी सर लेकिन अगर 2 मिथाइल ग्रुप्स भी हो और अगर एक इथाइल ग्रुप भी हो तो फिर हम इसे क्या नेम करेंगे? फिर भी हम आराम से इसको नेम करेंगे। मिसाल के तौर पे इथाइल कहाँ लगाना चाहिए, जैसे 3 पोजीशन पे लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ इथाइल लगाओ, ऐसी है ना? जी सर। तो फिर आप पहले इथाइल ये 3 पे आप इथाइल कहेंगे और 2 और 4 पे आप डाइमिथाइल कह लेंगे। अभी इसकी एग्जाम्पल आएगी, मुझे याद है, आगे आएगी, मैं आपको बताता हूँ। पहले ये इसको कवर कर लें, ठीक है? मैं ये आपकी बात समझ गया, मैं एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा तो आपको अच्छा समझ में आएगा। ये 3 मिथाइल्स हैं, वही बात, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करी, काउंटिंग फ्रॉम वेयर द अटैच ग्रुप इज नियरर, तो 2, 4, 5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। ये मैं बार बार बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि लोकेंड यानी नंबर्स में कॉमा से सेपरेट कीजिएगा और नंबर और अल्फाबेट में हाइफन से सेपरेट कीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट करते क्या है, वो यहाँ पे भी हाइफन लगा देते हैं, मतलब वो ये लिखते हैं 2-4-5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। ये मत करिएगा। हालांकि बात समझ में मेरे आ जाएगी या किसी की भी आ जाएगी समझ में, जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट होगा वो आपकी बात समझ जाएगा, लेकिन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो कर लें, क्योंकि आप अभी बिगिनर्स हैं, अभी से आप अपनी आदत खराब कर लेंगे तो फिर रेस्ट ऑफ द लाइफ आप ऐसी गलतियां करेंगे। तो इसीलिए हम आपके लेवल पे स्ट्रिक्ट रहते हैं, ताकि आपकी ये प्रैक्टिस रहे कि हमेशा लोकेंट्स को सेपरेट करने के लिए कॉमा और लोकेंट और सब्स्टिट्यूएंट को सेपरेट करने के लिए हाइफन होता है। ठीक है, ये आपके लिए हम स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन हम आपस में अपने टीचर कम्युनिटी में कोई मॉलिक्यूल अगर ड्रॉ कर रहे होते हैं या डिस्कशन कर रहे होते हैं तो हम उसमें बीच में हाइफन भी लगा देते हैं, इट्स ओके, क्योंकि हमें पता है आपस में एक दूसरे को कि ये रूल से हम हटके बात करें, लेकिन चूंकि हम इनफॉर्मली बात कर रहे होते हैं, कोई ऐसी बात रिकॉर्ड में नहीं आ रही होती, तो हम ये आपस में करते रहते हैं, बीच में हाइफन लगा दिया या कभी कुछ भी नहीं लगाते, वैसे ही 2, 4, 5 एक साथ ही लिख देते हैं बगैर डैश के, बगैर हाइफन के, तब भी हम आपस में समझ जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग ये मत करिएगा। सर जी जी पूछिए सर। फ्रॉम द प्रीवियस सर, अगर 2 मिथाइल 2 वाले कार्बन पे हो तो सर बीच किस तरह लिखेंगे, हाइफन और कॉमा के साथ? कौन सी, ये पहला मॉलिक्यूल या दूसरा? यस सर, पहले वाले में अगर ये मिथाइल जो है वो कार्बन नंबर 2 पे 2 हो तो फिर किस तरह लिखेंगे? अच्छा 2, यानी ये मैं मिटा के यहाँ लिखूं या एक और इजाफी एडिशनल लिखूं? इजाफी, यस इजाफी, ओके ओके। तो ऐसे केस में हम कहेंगे 2,2,4 डैश ट्राई मिथाइल हेक्सेन 2,2,4। यस सर, फिर हम 2,2,4 कहेंगे। ठीक है, अच्छा हम इसको जब बोलते हैं ना, बोलते पे हम ये पंक्चुएशन का ख्याल नहीं करते, यानी हम इसको जब व्हेन वी स्पीक दिस मॉलिक्यूल we don't call 2,4 hyphen dimethyl hexane, we simply call 2,4 dimethyl hexane। हम बोलेंगे यही ओरली, लेकिन लिखते वक्त हम खुद अंडरस्टूड है कि जब हम 2,4 बोल रहे हैं तो हमें कॉमा लगाना है और बीच में हाइफन भी लगाना है नंबर के साथ, नंबर और लेटर के दरमियान। अच्छा ये वाली एग्जाम्पल है, जब 2 चेन्स एक ही लेंथ की हो जाएं, यानी ये कहना चाह रहे हैं ये रेड वाली चेन 7 कार्बन की है, लेकिन अगर आप यहां से चलें 1, 2, 3, 4 और बजाय आगे 3 कार्बन को काउंट करने के यहां से काउंट कर लें तो तब भी 7 कार्बन की चेन रहेगी। तो फिर हमें ये देखना होता है कि किस चेन पे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं, ठीक है ना? तो फिर जो ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट बियरिंग चेन होगी हम उसको ले लेंगे, कंसिडर करेंगे। ठीक है, यानी जब कंपटीशन हो जाए, टाई पड़ जाए, 2 जगह से एक ही नंबर ऑफ कार्बन मिल रहे हैं चेन में, लेंथ बराबर है, तो जो ज्यादा कंटेनिंग फंक्शन अटैच ग्रुप कंटेनिंग चेन होगी आप उसको लेंगे। ठीक है ना? तो रेड वाली चेन को कंसीडर करने से हमें 4 सब्स्टिट्यूएंट नजर आ गए, यानी 3 ग्रीन वाले और एक ये वायलेट वाला। अगर आप इस तरह ब्लू वाली चेन कंसीडर करते तो आपको 3 ग्रुप नजर आते। तो हायर द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट फॉर अ पर्टिकुलर चेन जस्ट सिलेक्टेड। अच्छा ख्याल कीजिएगा, दोबारा बता दूं, ऐसा ना हो ये तो दोनों कार्बन चेन बराबर है तब हम डिसाइड कर रहे हैं कि ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, यानी 7 कार्बन की चेन पे हम 4 सब्स्टिट्यूएंट को प्रीफर करेंगे बजाय 3 के। लेकिन आप बोले सर अगर 6 कार्बन की चेन पे हमें 5 सब्स्टिट्यूएंट मिल जाए तो फिर हम क्या करें, यानी ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट तो हमें 5 मिलेंगे, लेकिन ये वो फिर कार्बन की चेन कम हो जाएगी।
ये जो रूल है 7, ये उस वक्त है जब कार्बन की चेन बराबर हो दोनों तरफ से और सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा लेना। लेकिन अगर कार्बन की चेन छोटी होने की सूरत में सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा मिल ले तो फिर हमें ऐसे फायदे से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो बहरहाल ये आपके सामने मौजूद है, इसको देखें। ये आप जो पूछ रहे थे यहाँ पे आ गया वो 2, 3, 5 ट्राइमिथाइल और 4 पे प्रोपाइल है, 4 प्रोपाइल और हेप्टेन, ये पहला वाला मॉलिक्यूल ये हो जाएगा। ठीक है, ये तो वही मेंशन किया है कि 3 सब्स्टिट्यूएंट्स हाईलाइट किया है। अब ये कह रहे हैं कि व्हेन ब्रांचिंग फर्स्ट अकर्स एट एन इक्वल डिस्टेंस। अब ये देखें, रेड वाला आपने चेन सिलेक्ट करी 6 कार्बन की, यहां से भी 2 पोजीशन पे मिथाइल मौजूद है, यहां से भी 2 पोजीशन मिथाइल मौजूद है। तो फिर आप अगला मेंबर चेक करेंगे वो कहां से करीब है। तो यहाँ पे 3 पे आपको एक और मिथाइल मिल जाएगा अगर आप लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट जाते हैं, जबकि यहां से करने में आपको 4 पोजीशन पे मिलेगा। तो ऑब्वियस बात है जहां से आपको नियरेस्ट अटैच ग्रुप्स होंगे आप उसको कंसीडर करेंगे। तो आई होप कि आपकी बात समझ में आ रही होगी, ये लिखी हुई भी है सामने और एग्जाम्पल भी सामने मौजूद है। तो 2,3,5 ट्राइमिथाइल हेक्सेन कहेंगे इसको, ना के 2,4,5 ट्राइमिथाइल हेक्सेन कहेंगे। तो देख रहे हैं ये नंबर जितने करीब होंगे 2,3,5 वो बेहतर है बजाय 2,4,5 के। ठीक है, यस सर। अच्छा, यहाँ पे एक बात और ऐड करूं, हालांकि ऑल्दो इफ वी रेफर दिस मॉलिक्यूल टू बी 2,4,5 ट्राइमिथाइल हेक्सेन, सो वी मे अंडरस्टैंड व्हाट द मॉलिक्यूल इज, मतलब हम समझ फिर भी जाएंगे। मतलब आपको कोई बोलेगा 2,4,5 ट्राइमिथाइल हेक्सेन का स्ट्रक्चर बनाए, तो आप बनाएंगे यही सही बनाएंगे। मतलब आप पहले हेक्सेन 6 कार्बन की चेन बना देंगे, फिर आप गिनती करेंगे 2 पे मिथाइल लगाएंगे, फिर 4 पे भी मिथाइल लगाएंगे, फिर 5 पे मिथाइल लगाएंगे, तो आपका मॉलिक्यूल तो सही बनेगा। लेकिन एज पर रूल वो गलत नाम है, वरना वैसे समझ आ जाएगा। अच्छा, आईयूपीएसी जो नॉमेनक्लेचर होता है ना, उसमें 2 बातें होती हैं। कभी तो ऐसा होता है कि आप को रूल बस फॉलो करना होता है स्ट्रिक्टली, हालांकि रूल के बगैर भी चीज समझ में आ रही होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपने रूल फॉलो नहीं किया तो सिरे से वो चीज ही ना बहुत ही मतलब एम्बिग्यूस हो जाएगी, यानी ऐसी हो जाएगी कि वो एब्स्ट्रूस हो जाएगी, वो समझ ही नहीं आएगी किसी की। तो कुछ केसेस में बिल्कुल आपको वो चीज समझ नहीं आती अगर आप रूल से हट गए। कुछ चीजों में आपको बहरहाल बात तो समझ में आ जाती है लेकिन रूल की वॉल्यूशन होती है। तो इसलिए हम प्रैक्टिस कराने के लिए स्टूडेंट को बोलते हैं कि भाई रूल से आपको हटना ही नहीं, वरना आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। इसका नाम देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जिसको हम पेरेंट कहेंगे वो फाइंड करते हैं। तो किसको कहें, लेफ्ट या राइट? राइट वाली को। क्यों? क्योंकि दोनों में चेन तो बराबर है, 7 की चेन है, हेप्टेन है। Sir, but the numbering is less on the right one. वेरी गुड, ठीक है, वही लोवेस्ट नंबरिंग फॉर द सब्सिक्वेंट, वही जो आपने अभी बात कही। अच्छा, अब वी हैव 2 मिथाइल ग्रुप्स, सॉरी 3,4, तो कंप्लीट नेम क्या हो जाएगा इसका? 3,4 डाइमिथाइल हेप्टेन, ऐसी है जी सर। ठीक है, गुड। और प्रैक्टिस करते हैं, इसके बारे में क्या ख्याल है? स्टेप वाइज चलेंगे। ये मॉलिक्यूल है, सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, इसके लिए मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन हैं। ये 3 कॉम्बिनेशन हैं। अब 6 कार्बन की चेन तो ऑब्वियसली बेहतर नहीं है जब हमारे पास 8 का ऑप्शन मौजूद है। अब 8 में सेकंड और थर्ड है, इसमें से मुझे बता दीजिए कि मैं कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करूं। थर्ड वाला सर, थर्ड वन। सेकंड के साथ क्या है? सेकंड वन। सर 9 कार्बन की एक बन रही है चेन, 9 वाली भी बन रही है, एग्जैक्टली, वेरी गुड, क्या बात। मैंने आपको यही भी ट्रैप किया था कि आपने 9 का सोचा, अक्सर उन्होंने सोचा ही नहीं और उस पर आ गया कि 9 भी बन सकती है, ठीक है। तो ये भी देख लिया करें कि कभी कोने पे कहीं से अलग से चेन बन रही होती है और वो आपको देखनी होती है, ठीक है। तो चेन का मतलब ये नहीं होता कि जो हॉरिजॉन्टली हो बस वही चेन होगी, चेन होती है, वो वर्टिकली भी हो सकती है, डायगोनली भी हो सकती है। तो वेरी गुड, 9 कार्बन की चेन होगी, तो नोनेन इसका पेरेंट हो जाएगा, यानी स्टेम, मैंने स्टेम लफ्ज कहा था। अब आप कॉम्बिनेशन चेक कर लें। जो आपकी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो एक 3, 4, 7 पोजीशन पे आ रहे हैं और एक 3, 6, 7 पोजीशन पे आ रहे हैं।
तो जो सर 3 4 सर 7 3 4 7 होगा 4-7 dimethyl 4-ethyl 3-7 dimethyl ओह दैट्स वेरी इंप्रेसिव। पहले इथाइल को लिखना पड़ेगा, लेकिन नंबरिंग के हिसाब से तो आपको एक किसी कोने से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेफ्ट से करेंगे तो 3 पे मिलेगा, राइट से भी 3 पे मिलेगा, लेकिन अगला मेंबर 4 पोजीशन में मिलेगा अगर आप लेफ्ट से करेंगे तो। ठीक है, इथाइल पहले इथाइल इसलिए लिखा कि मिथाइल और इथाइल में इथाइल ई पहले आता है, एम बाद में आता है। डाई ट्राई को हम डाई या ट्राई या टेट्रा, ये जो प्रीफिक्सेस होते हैं ना नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बताने के लिए, उनको हम अल्फाबेटाइजेशन में नहीं लेते। ये लिखा भी है डिसरिगार्ड डाई। तो ये जो डाई ट्राई टेट्रा है ना, हम उसको शामिल नहीं करते। उसके बाद जो असल एल्काइल ग्रुप है, असली एल्काइल जो है, उसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर की कंपैरिजन करते हैं। तो यूं समझ लें इथाइल हमेशा पहले आएगा, क्योंकि ए से तो कोई एल्काइल ग्रुप आता ही नहीं है। ठीक है, तो इथाइल पहले होगा, मिथाइल बाद में होगा, प्रोपाइल और बाद में होगा। ठीक है, समझ आ गई। हाँ सॉरी, उससे पहले ब्यूटाइल भी आएगा। इथाइल से पहले ब्यूटाइल आ सकता है बी से, अगर ब्यूटाइल मौजूद है तो ब्यूटाइल पहले आ जाएगा इथाइल से भी। ये मेरे ख्याल से मैं इसको रोकता हूँ लेक्चर को अपने, वो एक अलग शुरू हो जाएगा टॉपिक। आई थिंक आई मस्ट स्टॉप एट दिस लेवल। और जहन में रहे ये तीसरा लेक्चर कंप्लीट हो गया, तो जितने टॉपिक्स कवर किए हैं सारे आपके संडे को जो एग्जाम होगा उसका पार्ट है। वीडियोस आपके पास मौजूद है, यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। लेक्चर 1 की भी, लेक्चर 2 की भी और अब लेक्चर 3 की भी देखिएगा। सर जी पूछिए। सर कैन यू प्लीज सेंड ऑल द स्लाइड्स? कैन आई रिपीट फॉर व्हाट? सर you want to the take slides. You want to take the screenshots? Sir, can't we send? I will send the video. The video will be containing the all slides. वीडियो ज्यादा बेहतर नहीं है? वीडियो में साथ में एक्सप्लेनेशन भी आपके पास आ रही होगी ना, अलॉन्ग विद द स्लाइड्स। चले 2-3 मिनट तक आपके मैं सवाल एंटरटेन कर लूं। कोई क्वेश्चन? यस सर। पूछे। सर साइक्लोहेक्सेन एल्केन है नहीं? साइक्लोहेक्सेन सर, अगर साइक्लोहेक्सेन हमारे पास एल्केन है तो अगर उस पे क्लोरो मतलब है हेलो ग्रुप लगा हो और पैरा ग्रुप के ऊपर यानी कि पैरा पोजीशन के ऊपर एक और फंक्शनल ग्रुप लगा हो, तो उसकी हम नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? देखिए पहली बात तो ये है कि साइक्लो एल्केन एक अलग टॉपिक है जो हमने अभी पढ़ा ही नहीं है। हम तो अभी ओपन चेन एल्केन पढ़ के आए हैं, वो बाकायदा एक अलग टॉपिक है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में, तो मैं इस वक्त अपना टाइम नहीं किल करूंगा। हाँ, और दूसरी बात जो आप लफ्ज पैरा बोल रहे हैं ना, पैरा ऑर्थो मेटा पैरा, ये बेंजीन के रिस्पेक्ट से होते हैं। ठीक है, साइक्लो एल्केन के अंदर ऑर्थो मेटा पैरा की टर्म यूज नहीं होती है। ठीक है, बहरहाल हम पढ़ेंगे साइक्लो एल्केन नेक्स्ट लेक्चर में। और क्वेश्चन? ओके सर। Is there any question? सर चैट में किसी ने सवाल पूछा हुआ। चैट में पूछा? अच्छा मैंने सॉरी देखा नहीं। चैट में कह रहे हैं रूल नंबर 7 और इतनी सारी दफा लिखा है। ओहो भाई, तो आप ओरली भी पूछ सकते थे। चले मैं बता देता हूँ, ये अब मुझे पीछे आना पड़ेगा। ये रहा को क्या क्वेश्चन है भाई? रूल 7 ये कहता है कि अगर कार्बन की जो चेन की लेंथ है वो सेम हो, दो मुख्तलिफ पोजीशन से अगर आप देख रहे हैं, तो आपको वो वाली चेन सिलेक्ट करनी है जिसपे ज्यादा ग्रुप्स लगे हुए हो। ये रेड वाली कार्बन चेन सिलेक्ट करने का फायदा है कि 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगे हुए हैं, यानी इसकी 4 ब्रांच है। ब्लू वाली करने का नुकसान है कि 3 ब्रांच है। आप यूं समझते ना, एक दरख्त है उस पर ज्यादा ब्रांच हो और एक पे कम ब्रांच हो, तो जो ज्यादा ब्रांच वाला दरख्त है वो ज्यादा अच्छा लगता है। तो इसी तरह जिस पे ज्यादा ब्रांचिंग होगी
हम उसको कंसिडर करते हैं, ये रूल है, ठीक है। तो ये रूल है बस, और क्या बात है इसमें? कोई और सवाल? सर मेरा मेटामर्स के मुतालिक सवाल था। सपोज कि हमने ये पढ़ा था मेटामर्स के अंदर कि जब अल्काइल ग्रुप्स की वेरिएशन होती है तो वो मेटामर्स कहलाते हैं। हम सपोज करते हैं कि मेरे पास एक ग्रुप है OH और उसके दोनों तरफ ऑक्सीजन एटम्स लगे हैं। अब होता क्या है दूसरे कंपाउंड के अंदर कि एक ऑक्सीजन एटम की जगह हाइपोथेटिकली सपोज कर रहे हैं एक अल्काइल ग्रुप आ जाता है, तो क्या वो भी मेटामर्स होंगे क्योंकि इसके अंदर हीट्रो एटम की वेरिएशन हुई है? सॉरी, मुझे मॉलिक्यूल दोबारा समझाएं आप थोड़ा सा, क्या मॉलिक्यूल बनाना चाह रहे हैं? सर सपोज हम ये करते हैं कि मेरे पास एक OH फंक्शनल ग्रुप है, एक OH फंक्शनल ग्रुप के साथ जो है ना एक ऑक्सीजन है, ठीक है, और उसके साथ एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। अब ऑक्सीजन की जगह अगर अल्काइल ग्रुप आ जाए तो क्या वो एक मेटामर होगा? आप कहना चाह रहे हैं कि एक OH है, उसके साथ कोई कार्बन है और फिर आगे चल के कहीं पे एल्कोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, ऐसे ही कह रहे हैं ना? यानी टोटल 2 ऑक्सीजन इस मॉलिक्यूल में। जी, अगर OH है उसके साथ एक ऑक्सीजन एटम लगा है और ऑक्सीजन एटम के साथ एक एल्काइल ग्रुप है, यानी 2 बॉन्ड्स हैं टोटल, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, दोनों तरफ। हाँ। अब ऑक्सीजन चेंज हो जाता है CH3 के साथ, यानी CH3 समझे लगा हुआ है, वो ऑक्सीजन की जगह आ जाता है। तो नाउ द मॉलिक्यूल विल लुक लाइक OCH3 OH। वी आर हाइपोथेटिकली सपोजिंग दैट। तो क्या ये भी एक मेटामर होगा? अच्छा, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं ये स्ट्रक्चर जो आप कहना चाह रहे हैं ना मैं ड्रॉ कर लूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैं स्क्रीन शेयर कर लूं दोबारा। ये रहा सॉफ्टवेयर मेरा, ठीक है, ये मैं बना रहा हूं, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी। लेट मी जूम इन ऑल्सो। ये अज्यूम करें कि ये OH है, आप ये कहना चाह रहे हैं, और आगे चल के समथिंग लाइक दिस, ऐसा ही है, ठीक है? यस सर। और अब मैं क्या करूं, ये मुझे बताइए दूसरे में क्या चेंज लाऊं? हाँ, अब सर दरअसल हम O की पोजीशन OH के साथ है, वी आर सपोजिंग दैट, जी, OH के साथ O है। अब O की पोजीशन चेंज हो जाती है दूसरे कंपाउंड के अंदर, वो कहीं और चला जाता है। ये ऐसा? तो जी सर। इन दोनों का रिलेशनशिप पूछना चाह रहे हैं ना आप? जी जी। अच्छा, ठीक है, बाकी स्टूडेंट भी सुन ले। ये अगर आप अपेरेंटली देखें ना तो आपको सिर्फ हाइड्रोक्सी की पोजीशन चेंज लग रही है, यानी यहां से मैं यहां मूव कर गया, तो इस पर्सपेक्टिव से ये क्या बन गया? पोजिशनल आइसोमर्स, है ना? इस पर्सपेक्टिव से कि आपकी जो कार्बन की चेन है वो सेम है, एक ग्रुप इधर से इधर मूव कर गया, दैट इज कॉल्ड रिजियो आइसोमर या पोजिशनल आइसोमर। लेकिन ये पोजिशनल आइसोमर नहीं है, क्योंकि इसमें एक और चीज हो रही है, वो है कि फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। ये अल्कोहल है, ये ईथर है ना, अलग अलग है। लेकिन ये ना अल्कोहल है, ये ना ईथर है, ये एक हाइब्रिड फंक्शनल ग्रुप है। जब एक ही कार्बन पे 2 ऑक्सीजन हो डायरेक्टली कनेक्टेड, और एक हाइड्रोक्सी हो और एक एल्कोक्सी हो, तो हम उसको हेमी एसिटल कहते हैं या हेमी कीटल कहते हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, इसलिए ये दोनों आपस में पोजिशनल आइसोमर नहीं कहलाएंगे, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कहलाएंगे। आपको इस वक्त हेमी एसिटल समझने में मुश्किल यकीनन आ रही होगी, जब हम कार्बोनाइल केमिस्ट्री पढ़ेंगे उस वक्त आपको हेमी एसिटल की डिटेल बताऊंगा मैं। फिलहाल मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, बिकॉज दे हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ओके सर, वेरी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वेलकम। आपका नाम क्या है और आपकी एफिलिएशन कहां से? सर मेरा नाम सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला है और मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर FSC में है। कौन से शहर से? वैसे तो मैं गुजरात से हूं, लेकिन मैं लाहौर में पढ़ रहा हूँ। ओके, चलो ठीक है, वेरी इंप्रेसिव, अच्छा मुझे लगा। और कोई क्वेश्चन स्टूडेंट पूछना चाहेंगे? I think no. Okay, student, I think I must say you bye. Take care of yourself.
अल्लाह हाफिज। सर Okay. what is the name of the functional group we just told, जिसमें एक ही कार्बन के साथ OH और O अटैच होता है? अच्छा ठीक है, आपने सही वक्त पे पूछ लिया, वरना मैं आई वाज अबाउट टू क्लोज इट। हेमी एसीटल, दिस वन। Okay, thank you so much. वेलकम, अल्लाह हाफिज। जी पूछ ले भाई, आप भी पूछ ले। सर ये जो नेक्स्ट वाला हेमी एसिटल वाला ग्रुप है, इसमें अगर आप O इस पीक से लेके दूसरी पीक पे लेके जाएंगे तो मेरा मेटामर होगा? किस O को? इस O को? जी, इस O को कहाँ ले जाऊं मैं? लेफ्ट या राइट? दूसरी पीक पे ले जाए, मतलब राइट पे। यहाँ पे? जी। तब भी सेम मॉलिक, तब तो सेम रहेंगे आपस में। यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि यू नीड टू से दिस, कि ये यूं हो जाए, ऐसा? हाँ। दे आर सेम कंपाउंड। फर्स्ट वाले से इस तीसरे को पहले से कंपेयर करना चाह रही है? जी। तब भी ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कहलाएंगे, क्योंकि ये दोनों सेम कंपाउंड है, दूसरा और तीसरा। जब दोनों सेम है तो जो पहले और दूसरे का लिंक है वही पहले और तीसरे का भी तो हो जाएगा ना। अच्छा, समझ आ गया। समझ में आ गई? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, चले भाई, अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।